अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कूडोस टॉक्स। और आज हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड्स राइज अंडर एरिक टेन हाग, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम एंड एस रिव्यूज़। तो आइए बात करते हैं। So let's start off with the summer window. There are some big names coming in. Let's just talk about the incomings and the outgoings. इनकमिंग्स के तौर पे आई डोंट थिंक यूनाइटेड वुड हैव डन एनी बेटर। हमें जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो प्रोफाइल्स हमें रिक्वायर्ड थी अपने स्क्वाड के लिए, वो सारी फुलफ़िल हुई हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, प्री सीजन से पहले फुलफ़िल हुई है। वरना यूनाइटेड की हिस्ट्री रह चुकी है कि जब तक प्री सीजन शुरू नहीं हो जाता या बीच में नहीं होता, तब तक हम साइनिंग्स कंप्लीट नहीं करते। तो इस दफ़ा माउंट, जो कि हमें बहुत ही प्रोफाइल ज़रूरी थी टू कॉम्प्लीमेंट ब्रूनो फर्नांडिस, क्योंकि टेन हाग मूविंग फॉरवर्ड 4-3-3 की तरफ जाना चाह रहा है, जो मेरा ओपिनियन है। उसको कैसेमेरो डीएम एंड 2 नंबर 8। तो ब्रूनो के साथ साथ माउंट का वहाँ पे होना, वो हाई प्रेसिंग गेम स्टाइल जो वो प्रेफर करता है, वो उसको अलाउ करेगा। ओनाना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इस मार्केट में हमें इससे बेहतर कीपर मिल सकता था। True. डियोगो कोस्टा की बात हो रही थी, पोर्टो वाला जो है, बट आई डोंट थिंक ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ इनफ कि उसका प्राइस टैग भी ज़्यादा था। और ओनाना चैंपियंस लीग फाइनल की परफॉर्मेंस हम सबके सामने थी, और थ्रू आउट द गेम उसने अपने गेम को डेवलप किया है, और वो टेन हाग के साथ आईएक्स में रह चुके हैं। Exactly. तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ही ऑलरेडी नोज हिज प्ले स्टाइल, उसको नए सिरे से आगे सीखना नहीं है। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से स्ट्राइकर के साथ लिंक्ड है हम रैसमस हॉलैंड के साथ, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि 20 ईयर ओल्ड वर्सेटाइल है। एक लुकाकू की जो एक थी ना प्रोफाइल, उस प्रोफाइल का है कि लीन है और स्ट्रॉन्ग भी है, और पेस उसकी बहुत है। Okay. बहुत रॉ है, वो भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो ही इज But वर्थ then again, इन्वेस्टिंग। आजकल की जो मार्केट है उसमें there are no number 9s available. एग्जैक्टली। तो given that United has been missing that number 9 figure, तो I personally believe कि Rasmus Hojlund जो है is it can be the answer of the void that has been at United. अफनान, आप क्या कहना चाहेंगे especially about the incomings? स्पेशली हम लोगों की इस सीज़न जो हमारी ट्रांसफ़र विंडो की अप्रोच रही है ना, हमारी पिछली ट्रांसफ़र विंडो से बड़ी अलग रही है। क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने प्लेयर्स को पहले ही स्काउट भी किया। पहले हम लोग स्काउट कर लेते, लेकिन परसूट हम उनकी बाद में करते थे। हम लोगों ने पहले ही चेस किए, हम लोगों ने उनकी, और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह, हम लोगों की नेगोशिएशन अच्छी गई है इस दफ़ा। नॉर्मली हमारी नेगोशिएशन, वी आर फेमस फॉर ओवर पेइंग प्लेयर्स, ये बहुत फेमस चीज़ है। एंटनी एग्जैक्टली, बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैगवायर है हमारे पास, जेडन सैंचो है हमारे पास, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स। जो सबसे अच्छी बात ये थी, क्योंकि आस्किंग प्राइस पहले जो चेल्सी ने सेट की थी ना माउंट के लिए, दैट वाज एक्चुअली 80 मिलियन। अब 80 मिलियन से नेगोशिएशन करके 55 मिलियन प्लस 5 मिलियन इन एड ऑन्स पे लाना बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है इस मार्केट में खास। एग्जैक्टली। और ऊपर से फिर हम लोग बात कर लेते हैं ओनाना की, जो हमें बहुत ज़रूरत थी। वी वर डेस्परेट फॉर अ गोलकीपर, स्पेशली आफ्टर लेटिंग डहाया गो, और ये बात सबके सामने नुमाया थी। फिर भी जो आस्किंग प्राइस इंटर ने सेट की थी वो थी 60 मिलियन। उसके बाद 43 मिलियन पे लाना, आई थिंक बहुत ही लंबा अरसा हो गया हम लोगों ने ऐसी नेगोशिएशन यूनाइटेड की तरफ से नहीं देखी। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेसन माउंट कमिंग इन, काफ़ी लोगों के डाउट्स थे कि मेसन माउंट हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। चेल्सी में देख लो लास्ट सीजन कैसा गया, बट आई गेस हम सबको पता है कि चेल्सी का प्रीवियस सीजन अच्छा नहीं रहा था। इट वाज अ रोलर कोस्टर। मैनेजर्स आ रहे हैं, मैनेजर्स जा रहे हैं, कोई सही एक डायनामिकली जो है ना, मतलब उनकी कोई फॉर्मेशन भी फिट नहीं हुई हाँ, ना कोई ही। कोई किसी भी प्लेयर ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। एग्जैक्टली, और और उसके सिस्टम ही नहीं था उनके हाँ, पास। प्लेयर्स की फॉल्ट ही नहीं है उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम सबको पता है माउंट इज अ गुड प्लेयर। हम लोग इतना सब कुछ देख चुके हैं कि चेल्सी की इवन तक की यूसीएल कैंपेन में भी ही प्रूव टू बी अ गुड प्लेयर। तो बात ये है, अब क्रिश्चियन एरिक्सन व्हेन ही केम इन, हम सबको पता था कि ही वाज अ वेरी ग्रेट टेक्निकल प्लेयर, बहुत अच्छा है। हिज एबिलिटी टू ब्रेक थ्रू द डिफेंसिव लाइन, उसकी थ्रू बॉल्स, उसका आईक्यू, वी यूज्ड टू अप्रिशिएट दैट। जब एरिक्सन इंजर हुआ कैराबाओ कप में हमारे, बिफोर हिज इंजरी बहुत ही मेजर रोल था उसका हमारी मिडफील्ड में। व्हेनेवर कैसेमेरो, ब्रूनो और एरिक्सन स्टार्ट कर रहे थे ना, हम लोग अपनी मेजोरिटी वो गेम जीते हुए थे। रिकॉर्ड था कि हम लोग हारे भी नहीं थे एग्जैक्टली, रिकॉर्ड था। लेकिन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज इंजरी ना, तो फिर इश्यूज थोड़े शुरू हुए। उसकी थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स आई, स्पेशली ड्यूरिंग द बिग गेम्स जो बहुत ज़्यादा फिजिकल हो स्पेशली एरिक्सन। एंड इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट, उसकी अब एज नहीं रही, ना ही उसका ऐसा आई बिलीव स्ट्रक्चर है कि वो फिजिकली किसी को टावर कर सकता है आराम से।
तो बहुत उन गेम्स में ही वाज बिकमिंग इनविजिबल, जो हमारे लिए काफ़ी इशू हो रहा था। अगेन मैं एरिक्सन को ब्लेम नहीं करता, ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन हैविंग माउंट विद ब्रूनो ना 2 नंबर 8s, ये अब इट विल बी अ ट्रीट फॉर माय आईज। आई बिलीव एज अ यूनाइटेड फैन हम लोग बहुत एंजॉय और करेंगे टू इस ऐड टू चीज़ को। दैट, और माउंट इस तरह का प्लेयर है जिसको हमने नोटिस किया चेल्सी में थ्रू आउट द डिफरेंट मैनेजर्स, किसी मैनेजर ने उसको ड्रॉप नहीं किया, और चेल्सी Exactly. फैंस को भी बहुत इस चीज़ पे फ्रस्ट्रेशन थी कि वो ड्रॉप क्यों नहीं होता। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मैनेजर्स का ट्रस्ट, हमारे पास जैसे ब्रूनो ऑलरेडी है कि राइट विंग, सेंटर मिड, कैम, स्ट्राइकर, कहाँ भी खाना है वो हाँ, खेल लेगा। वर्सेटिलिटी होती है। वर्सेटिलिटी और ट्रस्ट होता है एक लेवल की, ये परफॉर्म करेगा एक पेस लेवल से, करेगा ही करेगा। और टेन हाग ने वो ट्रस्ट उसमें शो कराया है, उसको नंबर 7 शर्ट देना, आइकॉनिक Okay. नंबर 7 यूनाइटेड की। नहीं तो आर यू फाइन विद दैट, क्योंकि काफ़ी ये डिबेट चल रही है कि गर्नाचो को वेरी देना ऑनेस्ट के शुरुआत में आई वाज नॉट फाइन विद दैट, कि मुझे था कि मिडफील्डर सबसे बड़ी बात है वो हमेशा रही है विंगर्स ले रही है हमारे बिल्कुल, शो। बिल्कुल। हाँ, मैं चाहता था गर्नाचो को मिले, क्योंकि उसकी प्रॉपर आर्क जो है ना रोनाल्डो वाली थी, द वे ही ब्रोक इनटू द टीम, जो उसने परफॉर्मेंस की और जिस तरह का उसका प्ले स्टाइल, जो आइडल मोर ओवर उसका रोनाल्डो है। लेकिन आई थिंक कि ये पे ऑफ करेगा चीज़, क्योंकि टेन हाग जितना उसने ट्रस्ट प्लेस किया माउंट में, और माउंट वो प्लेयर है जो इस चीज़ के ऊपर थ्राइव करता है कि उसको मैनेजर ट्रस्ट करा तो ही थ्राइव्स, यूसीएल कैंपेन Okay, चेल्सी की yes. सामने है। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड ट्रांसफर। और जो एक और काफ़ी डिबेट रही है नंबर 7 की, लोग क्योंकि कुछ हेट दे रहे हैं कि माउंट अभी डिजर्व नहीं करता था। आई थिंक अगर हम गर्नाचो को भी दे देते, इट वुड हैव बीन अ लिटिल बिट Yeah. अर्ली। थोड़ा सा सेफ प्ले भी है Okay. माउंट को देना, गर्नाचो को देना Exactly. ये था कि जो उसका टैलेंट निकल रहा है बाहर, हो सकता है प्रेशर वो क्रम्बल कर जाता, बट माउंट इज मोर डेवलप्ड देन हिम, और माउंट के ऊपर वो वाला प्रेशर नहीं होगा जो गर्नाचो के ऊपर होना था, क्योंकि No doubt. कंपैरिजन से तो रोनाल्डो। ऑल राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट ओनाना। डू यू थिंक कि वो अपग्रेड है डहया पे, गिवन दैट डहया पिछले 11 साल से यूनाइटेड में है? बात ये है, डहाया का एक इररिप्लेसेबल स्टेटस था हमारे क्लब में, कोई भी उसको ड्रॉप आउट, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं था डहाया के लिए, क्योंकि डहाया हमारा एक परफेक्ट गोलकीपर था जब से वो आया हुआ है, उसको ड्रॉप किया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शॉट स्टॉपिंग पे आई डोंट थिंक हमारे पास, बल्कि एक टाइम पे इवन इन द होल प्रीमियर लीग उससे बेहतर कोई था नहीं। हाँ, एलीट था शॉट स्टॉपिंग में, डिस्टेंस शूटिंग में। एग्जैक्टली, एलीट। अब बात ये है अब फुटबॉल बदल रहा है, अब टाइम चेंज हो गया है, मॉडर्न गोलकीपर्स के पास बहुत ज़रूरी है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो, वो अपनी फीट के साथ कंफर्टेबल हो। डहाया का सबसे बड़ा जो है ना इशू, द मेन फॉल्ट यही था बेचारे का, जो इस सीज़न भी उसने हमारे काफ़ी दफ़ा इसकी वजह से हम डूबे हैं, जब डहाया ने डिस्ट्रीब्यूशन गलत की हो, बॉल को मैनेज ना कर पाया हो। अब बात ये, डहाया और ओनाना आर 2 वेरी डिफरेंट गोलकीपर्स। हाँ, आई डू बिलीव कि कभी कभार हो सकता है, स्पेशली इन हिज फर्स्ट सीजन, हमें ये लगे कि यार ओनाना की शॉट स्टॉपिंग वो नहीं है, और एंड आई थिंक ये आएगा एक टाइम, क्योंकि पहला सीजन है, थोड़ा बहुत रफ होता है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे व्हाट ओनाना ऑफर्स टू आवर टीम, क्योंकि ओनाना इज अ हाई प्लेइंग गोलकीपर, यहाँ तक कि नॉर्मली उसकी पोजिशनिंग इज अ लिटिल बिट हाई, जिसकी वजह से हम लोग, टेन हाग एक्चुअली वांट्स टू प्ले अ 3-1-6 सिस्टम। ओके, विद द बॉल। एग्जैक्टली, विद इन द पोजीशन। बॉल, हाँ, इन पोजेशन, क्योंकि हम लोग एक हाई प्रेस गेम चला रहे हैं, स्पेशली अंडर टेन हाग वी डू नॉट गिव एनीवन इवन द स्पेस टू ब्रीथ, सांस नहीं लेने देते, ये काफ़ी दफ़ा हमने देखा हुआ है। तो ओनाना इसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा, जब हमारी स्पेशली ड्यूरिंग काउंटर्स, जो डहाया नहीं कर पाता, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, क्विक काउंटर्स बनाने में ओनाना हमारी इतनी हेल्प करेगा ना, आई डोंट थिंक अभी इससे बेहतर हम लोग कोई रिप्लेसमेंट साइन कर सकते थे इन करंट ट्रांसफर। ऑल राइट। ओनाना का ये टॉपिक जो आपने कहा, ये बहुत इन्होंने अच्छा इसको समराइज़ किया था। और डेहा को अगर हम देखें, डेहा इरिप्लेसेबल बन चुका था हमारे लिए, क्योंकि सर एलेक्स फर्गुसन ने आज तक, ये बड़ा मज़े का फैक्ट है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैचेस मिस किए थे यूनाइटेड के लिए, एक अपने बेटे की शादी के लिए और दूसरा डेहा को स्काउट करने के लिए। ओके, इतना उसका टैलेंट था। ऑल राइट। तो डेहा जिस टाइम आया था वो फिजिकली वीक था, उसकी शॉर्ट स्टॉपिंग जो उसका बहुत मेजर गेम प्ले का उसका एडवांटेज था, वो उस टाइम नहीं डेवलप था। उसने थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द ईयर्स इसको डेवलप किया, क्योंकि फुटबॉल की उस टाइम रिक्वायरमेंट वो थी। द गोल कीपर वॉज ओनली अ गोल कीपर, ही वॉज नॉट अ प्लेयर। ओके, उस टाइम पे अगर हम देखें 2013 ऑनवर्ड्स, तो आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन, डेहा हैज़ बीन अ सेवियर फॉर यूनाइटेड, आवर प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर 4 years एंड 2 seasons कंसेक्यूटिवली। मुझे तक एक मैच याद है लिवरपूल के साथ, 3-0 हम लोग जीते थे 2014-15 सीजन में। लिवरपूल को ओल्ड ट्रैफर्ड पे 3-0 हमने हराया था, और मैन ऑफ द मैच डेहा था। हाँ, इस तरह से उसने अटैकर्स को रोका था लिवरपूल के। तो वो जिस तरह हैंडल किया गया सिचुएशन, ये इसके मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। डेहा नीडेड टू लेट गो, वो जो फेमस सेइंग है, यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। और डेहा का मसला ये था कि जो उसकी अच्छी चीज़ थी, जिसकी वजह से हम कॉम्पनसेट कर लेते थे कि चले बॉल प्लेइंग अच्छी नहीं है लेकिन शॉर्ट स्टॉपिंग अच्छी है, कॉन्फिडेंस, क्योंकि ना क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे उसके, तो कॉन्फिडेंस लैक कर उसका हो रहा था, तो 1-2
पिछले 1-2 साल में उसकी ये वाली एबिलिटी भी कम हो गई थी। इस सीज़न हम देख सकते हैं उसके कितने एरर्स थे। वेस्ट हैम के खिलाफ शॉर्ट स्टॉपिंग एरर, ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ शॉर्ट स्टॉपिंग एरर, लिवरपूल के खिलाफ जो 7-0 हम हारे थे उसमें भी काफ़ी उसके एरर्स थे, सेविया के खिलाफ। तो बेसिकली वही बात थी कि वी नीड टू मूव ऑन, और टेन हाग ने ये चीज़ में बहुत अच्छी रूथलेसनेस दिखाई थी कि ही हैज़ टू गो, बट ही डिजर्व्स अ फेयरवेल, और मेरे ख्याल से यूनाइटेड को एक टेस्टिमोनियल मैच देना चाहिए। लेकिन ओनाना ऑन दी अदर हैंड इज़ ब्रिलियंट, गलतियाँ वो भी करेगा, और मुझे पता है कि जिस तरह का अब फैन बेस होगी भी हमारी भी और तकरीबन हर फुटबॉल क्लब की, उसकी हर एक गलती को स्क्रूटनाइज करके किया जाएगा कि भाई डेहा ये चीज़ स्केपबोर्ड बेहतर बनाया कर जाता सकता है। कि डेहा बेहतर कर सकता था। अब डेहा ने ये नहीं किया, डेहा ने, बट डेहा से भी गलतियाँ हुई थी शुरू में जो बहुत माफ़, लेकिन एक टाइम पर डेहा कॉस्ट करने लग गया था हमें, वो गलतियाँ बहुत कॉस्टली होगी। यूसीएल में मेसी के खिलाफ उसने बार्सिलोना के खिलाफ शॉर्ट स्टॉपिंग एरर किया था, हम बाहर हो गए थे क्वार्टर फाइनल्स में। हमारे एफए कप फाइनल में दोनों गोल्स, पहला गोल चले बहुत सरप्राइज गुंडोगन अमेजिंग गोल, दूसरा गोल शुड हैव बीन इजीली सेव। नहीं, लेकिन दूसरा गोल तो वो मतलब उसका वो सारी साइड ब्लॉक नहीं थी। फिर भी बट अ गोलकीपर हैज टू गेट प्रिपेयर फॉर दैट। उसने गुंडोगन को बॉल भेजी है, वो वॉली के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इवन अस एज व्यूअर्स नो, तो डेया हैज टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, एफए कप फाइनल हाँ मतलब कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं था उस वॉली पे। ऐसे नहीं, 2 दफ़ा बाउंस होके गई थी यार। हाँ यूरोपा लीग फाइनल, वो हमारा क्वार्टर फाइनल सीविया के खिलाफ 3-0 में 2 आउट ऑफ 3 गोल्स डेया के फॉल्ट। हाँ, आई थिंक ही ऑब्वियसली ही वाजंट द बेस्ट इन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक वाजंट हिज बेस्ट स्ट्रेंथ। द थिंग विद द हेया इज़ के एक बड़ा फेमस मैच है जिसमें 14 सेव्स हैं उसके अगेंस्ट आर्सेनल, तो उसके बारे में एक बड़ा फेवरेट मेरा बड़ी एक चीज़ है कि ही कुड फकिंग सेव द टाइटैनिक। टाइटैनिक तो बात सही है। तो द थिंग विद द हेया वाज के व्हेन ही केम इन 2011 आई थिंक इट वाज, तो द ओनली क्रिटिक दैट ही हैड वाज कि वो क्रॉसेस के लिए बाहर नहीं आता, क्लेम नहीं करता बॉल को, बट देन अगेन शॉट स्टॉपिंग में ही वाज एलीट। और आई ऑल्सो थिंक कि ही वॉज अनलकी विद द थिंग के उस इस एरा में आया है आफ्टर इकर के सीएस, कि जब स्पेन भी बहुत लैकलस्टर हो चुकी हुई थी और यूनाइटेड को भी देर वर सीजन्स कि वो ऑब्वियसली आप लोगों का प्लेयर ऑफ द सीज़न भी रहा है, और ही वॉज द वन कि जो हमेशा हर मैच में बचा रहा है यूनाइटेड को बस। तो एट द सेम टाइम अगर मुझे लगता है कि अगर ही वॉज अगर वो इकर कैसियस के टाइम वाला अगर कीपर होता तो इकर कैसियस वुड हैव हैड अ टफ टाइम कि वो अपनी, इवन यूनाइटेड भी ऑब्वियसली 2011 से पहले बहुत बेहतर थी, तो ही वुड हैव बीन मच बेटर अगर वो इस एरा में आता। बैड लग रही है इसकी बहुत इस सेंस में कि, लेकिन ठीक है वो फैक्स मशीन वाला फेमस इंसिडेंट रियल मैड्रिड वाला, कौन सा प्लेयर रियल मैड्रिड इज आई वुड से द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो आपको गारंटीड सक्सेस देता है, कौन सा प्लेयर अट्रैक्ट नहीं होगा उस टाइम पे? जो भी सिनेरियो आया वो रुक गया, वो चाहता, उसका ऑफर्स ऑन द टेबल हैं, वो अगले सीजन जा सकता था, अगले ट्रांसफर विंडो में निकल सकता था, वो उससे अगले साल जा सकता था, ठीक है एक चीज़ होगी, बट ही स्टेड लॉयल टू द क्लब इन टाइम्स ऑफ नीड। किसी और क्लब जाके आराम से अपनी सीवी में ट्रॉफीज चैंपियंस लीग कर सकता था ऐड, बट ही स्टेड विद यूनाइटेड। उसके पास क्या दिखाने को, एक यूरोपा लीग, एक एफए कप, एक कैराबाओ कप, एक प्रीमियर लीग जो उसने एलेक्स फर्गसन जीती थी, लेकिन वी स्टेड रीसेंसी बायस बहुत आ गया है अब कि डेहा की गलतियां बिल्कुल हैं, बट डोंट जज हिज होल यूनाइटेड करियर ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ये हम एग्री करेंगे, मैं यूनाइटेड फैंस मेजॉरिटी भी यही है कि रीसेंसी बायस है, लेकिन ठीक है ही नीडेड रिप्लेसिंग, बट डोंट डिफेम हिम। जो उसने किया है क्लब के लिए, उसे लॉयल सर्वेंट रह चुका है, जिस लेवल पे उसने परफॉर्म किया वो मैच नहीं हो सकता। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड फैंस में एक बहुत पॉपुलर डिबेट पिछले 5-10 साल उससे भी ज़्यादा से चलती आ रही है ग्लेजर्स के बारे में। वेयर इज़ द टेक ओवर होना है या नहीं होना, और अगर कतरीज आते हैं तो तब क्या एडवांटेज आप? टेक ओवर जो हम लोग एज फैंस 8 महीनों से सुन रहे हैं, टेक ओवर होगा, वी ऑल नो के होगा, बस दिस इज द मैक्सिमम जो अभी तक पोटेंशियल न्यूज़ जहाँ तक पहुंची है। देयर आर मेनी रूमर्स, एक टाइम पे जब रैडक्लिफ और शेख जासिम वर हेड टू हेड इन द रेस, काफ़ी रूमर्स आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्लेजर्स रैडक्लिफ के साथ साइड कर रहे हैं, फिर उधर से शेख जासिम ने, ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट। आई थिंक शेख जासिम एक्चुअली हैज़ दैट पैशन फॉर द क्लब, क्योंकि वो बंदा लड़ रहा है एवर सिंस द स्टार्ट। उसने अपनी इतनी दफ़ा बिड इंक्रीज की है। ग्लेजर्स आर वेरी हंग्री फॉर द मनी, ये बात हम सबको पता है, ग्लेजर्स बहुत भूखे हैं पैसों के। शेख जासिम अपनी तरफ से जितना इंक्रीज कर सकता था ना अपनी बिड को, ही डिड दैट। अब रैडक्लिफ क्या ऑफर कर रहे हैं उन्हें, वही चीज़ जो ग्लेजर्स पसंद करते हैं, ताकि वो आगे भी फ्यूचर में खाते रहें पैसा। रैडक्लिफ उनको अभी भी स्टेक होल्डर्स का एक परसेंटेज, अगर रैडक्लिफ की बिड जीतती है, वो अभी भी उनको स्टेक होल्डर्स रखता है अपने साथ, विच इज़ वाई आई थिंक ग्लेजर्स काफ़ी जो है ना अभी कंफ्यूज हुए, बिकॉज दे नो उनको जितना क्रिटिसिज्म मिल चुका है
जितना हर एक यूनाइटेड फैन दिल से नफरत करते हैं उनसे। हम सबको बड़े अच्छे से पता है, पूरी जो है ना बुग़्ज़ है दिल में हमारे। नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग इस टॉपिक को टच कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट कि इतना हेटरेड क्यों है ग्लेजर्स के बारे में। अच्छा, ये सिंस चीज़ सिंस आई वुड बेस माय डिबेट ऑन द पॉइंट कि हम लोग ये देखते हैं कि हर ट्रांसफ़र विंडो, मोस्टली समर ट्रांसफ़र विंडो, दे आर स्पेंडिंग बिग। पिछले समर ट्रांसफ़र विंडो की एग्जांपल ले लें, एंटनी फॉर अ रिकॉर्ड फ़ी, तो दे आर ऑलवेज स्पेंडिंग। इतनी सेल्स भी नहीं होती, नेट रेवेन्यू माइनस में होता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांसफ़र विंडोज़। तो व्हाट इज़ दिस हेट्रेड फॉर ग्लेजर्स बेस्ड ऑन? ये जो है ना, ये बात हमेशा यूनाइटेड फैंस पे आती भी है, इंटरनेशनली भी, कि ग्लेजर्स आर स्पेंडिंग मनी। तो फिर क्या इशू है? आपको जो ओनर होते हैं ना क्लब के, आपके सिर्फ उनको उनका पैसा नहीं आपको चाहिए। यू नीड कंपैशनेट एंड कॉम्पिटेंट ओनर्स। आपने लास्ट ईयर की एग्जांपल दी, मैं और बड़ी एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर रिसेंट सबको याद भी होगा, एंटनी आया 100 मिलियन के लिए। एंटनी वाज अवेलेबल फॉर अराउंड 40 मिलियन इन जून जुलाई, एंड टेन हाग वांटेड हिम। ओके, ग्लेजर्स की इनकॉम्पिटेंसी, डीएम हमें चाहिए था, कैसेमेरो, जो भी हमने लिया, ग्रेट डिसीजन, बट डिड वी ओवर पे? यस। एब्सोल्युटली। लिवरपूल वाला मैच जो था लास्ट ईयर, वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। उसी मैच से पहले कैसेमेरो अनाउंस हुआ था। उससे पहले जो ब्राइटन के खिलाफ ओपनिंग डे डिफीट थी और ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 4-0 ह्यूमिलिएट हुए थे, उस चीज़ ने ग्लेजर्स को उस चीज़ में पुश फॉरवर्ड किया कि अब हमें स्पेंड करना पड़ेगा अपनी इमेज बचाने के लिए, क्योंकि लोग पागल हो गए थे, ग्लेजर्स को पड़ गए थे। तो उसके बाद वो उन्होंने फैसला किया, एंटनी खरीदते हैं, कैसेमेरो खरीदते हैं। दे हैड 170 मिलियन को पे करना पड़ा, क्योंकि दोनों डील्स कुल मिला के 100 मिलियन में हो सकती थी इफ दे हैड बीन प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। ग्लेजर्स का मसला पैसा लगाना नहीं है, ग्लेजर्स की कंपैशन नहीं है कोई। आप देख लें, आप ब्राइटन को देख लें, ब्राइटन इज़ अ वेरी वेल रन क्लब। उसको ब्रेंटफोर्ड को देख लें, आप लेस्टर को देख लें। ओनर्स कंपैशनेट होने चाहिए। पैसा, यूनाइटेड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। पैसा रेवेन्यू आ रहा है, बट व्हाट आर द ग्लेजर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दैट? ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है। टॉड बोहेली इज़ एन एग्जांपल एट चेल्सी कि उसके डिसीजंस नहीं सही, वो एन अमेरिकन ओनर, उसको नहीं था आइडिया फुटबॉल का, लेकिन वो आके अपना पैसा लगा रहा है। All the money the Glazers have spent has been United's money. They have not put a single penny into the club. They have put United into around 506 million pounds in debt. ठीक है। ओल्ड ट्रैफर्ड इज डिटोरिएटिंग, वो कुछ नहीं कर रहे, रीडेवलपमेंट नहीं कर रहे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं हमारी डेवलप हो रही। ग्लेजर्स जो भी कर रहे हैं, एक सामने इंप्रेशन आता है कि पैसे खर्च कर रहे हैं, वो यूनाइटेड के अपने पैसे हैं जो यूनाइटेड अपना रेवेन्यू कर रही है, उसमें ग्लेजर्स की इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। कमर्शियली उन्होंने क्लब को बहुत बेहतर किया है, विच आई विल एग्री। कमर्शियल तौर पे हमारी स्पॉन्सरशिप्स, हमारी डील्स, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना, हमारी एक रीच बढ़ाना, ग्लोबल फैन बेस बढ़ाना, ग्लेजर्स हैव टॉप्ड इन दैट। लेकिन एड वुडवर्ड, ग्लेजर्स, दे आर ऑल बैंकर्स। बैंकर्स को आप फुटबॉल क्लब का इंचार्ज रख रहे हो। फुटबॉल क्लब नीड्स फुटबॉलिंग पीपल। रैटक्लिफ और कतरी का जो हमें है, कतर के आने से हम क्यों इतने एक्साइटेड हैं, वाई वी वांट कतर, कि कतर विल ऑफर अस अनलिमिटेड फंड्स। ठीक है, और गेम इस तरह की बन गई हुई है। ठीक है, बहुत स्पोर्ट्स वॉशिंग का ये इशू आ गया था, जैसे सऊदीया की भी लीग आ रही है कि मनी इज डोमिनेटिंग फुटबॉल, बट दैट इज जस्ट द वे इट इज़ नाउ। आप इस चीज़ के साथ लड़ नहीं सकते, वही बात है, कितनी देर लड़ लो, फिर आपको उसी का हिस्सा बनना है। शेख जसीम इज़ अ यूनाइटेड फ़ैन, उसकी फ़ोटोज हैं यूनाइटेड की किट में, वो कहता है आई एम अ फ़ैन। वो इन्वेस्ट करना है, उसकी जो बिड है अभी भी 6.5 बिलियन पाउंड्स, उसमें उसकी अराउंड उसने 1 बिलियन जो है रद्दा से प्रॉमिस किया हुआ है टुवर्ड्स रीस्ट्रक्चरिंग ओल्ड ट्रैफर्ड, टुवर्ड्स द वुमेंस टीम, टुवर्ड्स द यूथ फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। जिम रैटक्लिफ इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पैसा ऑफर करके ग्लेजर्स को इंचार्ज रहने का टाइम दे रहा है, और वो कह रहा है कि मैं आपको 3 साल तक मैं आपके शेयर सारे खरीदूंगा। यानी ग्लेजर्स को 2-3 साल और मिल जाएंगे पैसे और खाने के लिए यूनाइटेड से। ओके। और कतर को हम इसलिए प्रेफर करें क्योंकि जिम रैटक्लिफ ऑलरेडी ओन्स अ क्लब इन लीग 1 नीस, और वो बिल्कुल भी वेल रन नहीं है। नीस इज द ओनली क्लब इन लीग 1 विच इज नॉट मेड अ साइनिंग येट इन द ट्रांसफर विंडो। ओके। और उनका क्लब कैप्टन कुछ महीनों पहले आगे कह रहा था कि इनियोस एंड जिम रैटक्लिफ नीड टू डू मोर फॉर द क्लब, सो दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन रनिंग द नहीं, क्लब। but at the same time Jim Ratcliffe is a United fan as well. तो I don't think that counts anyway. I don't think नहीं, I but will सर count as a अपना business model. शेख जासिम भी आप बता रहे हैं ना कि यूनाइटेड शेख जासिम ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मेरी कॉन्ट्रडिक्टरी बात भी हो सकती है, बट सर जिम रैटक्लिफ इज आल्सो अ चेल्सी सीजन टिकट होल्डर। he was He also owns another club. Conflict of interest तो रहेगा ना हमेशा। Exactly. शेख जासिम is only in for one club and that is United. okay. वो एक और क्लब को भी ओन करता है। उसकी आप यूनाइटेड फैंस के देख लें, ग्लेजर्स, वी वांट टू गेट रिड ऑफ द ग्लेजर्स टोटली। शेख जासिम 100% ऑफ क्लब बाय करना चाह रहा है, Okay. और उसको पता है फैंस ही चाहते हैं। फैंस हर जगह, हर बंदे के पास ट्विटर, हर बंदे के पास सोशल मीडिया है। जिम रैटक्लिफ नोज, बट इज स्टिल
मेकिंग अ प्रपोजल व्हिच लेट्स द ग्लेजर्स स्टे। अच्छा, एक और भी कंस्पिरेसी थ्योरी है रिगार्डिंग ग्लेजर्स कि वो लोग असल में सेल नहीं करना चाह रहे क्लब, दे जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज द वैल्यू, टू इंक्रीज द कमर्शियल वैल्यू। ये क्योंकि conspiracy- अगर ऑब्वियसली उन्होंने डिफरेंट फेजेस में शेख जासिम से डिफरेंट बिड्स करवाई हैं एंड देव गॉट हायर एंड हायर, तो इट बैक्स टू द फैक्ट, आई थिंक इट्स अ फैक्ट कि वो लोग सिर्फ ये कमर्शियल वैल्यू इंक्रीज करना चाह रहे हैं। क्या ख्याल है इस बारे में? ये पहले मैं मानता था, बिकॉज पहले ऐसी रूमर्स आई थी कि ये लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एट द एंड इनका अल्टीमेट पर्पस है इवन बिगर लोन लेना। मैं पहले ये ओके, सुन रहा था, हाँ। आई वाज हियरिंग दैट। लेकिन राइट नाउ अब जिस स्टेज तक बात हो चुकी है इन एडवांस, इट इज लाइक ईदर सेल टू शेख जासिम और नो सेल। लाइक आई थिंक अब इमिनेंट है कि टेक ओवर चाहे डिले हो, इट विल हैपन। नहीं, मेरा ये टेक है इस पे। क्योंकि But that आज is for the fans, right? That is for the fans कि you guys want Sheikh Jassim. But the thing is कि इतनी bidding के बाद, if the handover, if the takeover was ever imminent, it should have been done before the season. बिल्कुल इसमें मैं आपसे बात करूँगा, जो ग्लेजर्स वाली जो बात है, जो थ्योरी है कि ग्लेजर्स विल नॉट सेल, मेरे ख्याल से वो लाइन जो है अब क्रॉस हो चुकी है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिट्रैक्ट। क्योंकि मार्च में आई बिलीव यूनाइटेड ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ग्लेजर्स आर लुकिंग टू सेल। तो उसके बाद अब ये फैसला करना कि वी आर नॉट गोइंग टू सेल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बैकलैश लाएगी और बहुत बहुत बुरी तरह इस प्रोसेस को हैंडल किया गया है। मार्च में अनाउंसमेंट हो गई थी, इट शुड हैव बीन डन बिफोर जून, कि मैनेजर को पता हो भाई मैंने आगे कैसे प्रोसीड करना है, मेरे पास क्या फंड्स अवेलेबल हैं, ओनर मुझसे क्या चाहता है। लेकिन वो ये एम्बिग्यूटी है पूरे क्लब के अराउंड और ग्लेजर्स जो है अपना हेट्रेड बस इंक्रीज कर रहे हैं फैन बेस में, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर देम हाँ, नॉट क्योंकि टू सेल। मुझे ये लगता है कि दिस अनसर्टेनिटी नेवर हेल्प्स एनी फुटबॉल क्लब कि जी हैंड ओवर होना है, टेक ओवर होना है, इट्स नॉट बीइंग कंप्लीटेड। तो दिस अनसर्टेनिटी, आपके पास वर्ल्ड क्लास स्क्वाड हो, जो भी हो, इट विल ऑलवेज ब्रेक यू इट वाज डाउन। ऑलवेज इफेक्ट। आपको पता ही नहीं जब कि फ्यूचर क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, Exactly. जब आइडिया नहीं है तो आप कैसे फोकस कर सकते हो। एंड ग्लेजर्स की जहाँ तक हम बात करते हैं ना ये वाली, तो इनकी जो बात भाई ने भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ ये पैसा निकलवाना चाह रहे हैं, या आपने भी बात की बिल सिर्फ कमर्शलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को और ताकि उनको बिड और मिले। they're getting 6.5 billion pounds, क्योंकि वैल्यूएशन जो है 4 से 4.5 हाँ, it is the biggest, by far the biggest by in far the history. biggest, Exactly. बिल्कुल। तो दे आर जस्ट लीचेस, प्रॉपर जो वर्ड यूज करेंगे लीचेस के, पूरे क्लब को निचोड़ के ना वो जाना चाह रहे हैं। और मसला यह है ग्लेजर्स के अपनी 5-6 बहन भाई हैं जो सारे शेयर होल्डर्स हैं, अपने में उनकी एग्रीमेंट नहीं है कि जी 2 बहनें चाहती है नहीं बेचना, भाई कहते हैं बेचना, कोई कहता है इसको बेचना है। तो जब तक वो अपनी एग्रीमेंट पे नहीं आते ना, तो दे आर जस्ट टॉर्चरिंग फैंस लाइक दिस। Okay. It's been 10 years since Alex Ferguson last managed United. So over the years, the managers that have come in, Erik ten Hag has finally shown the promise that he can deliver. He can bring back the glory days for United. Just walk us through that process के किस तरह से रहा है after Alex Ferguson up until ten Hag's first season. ठीक है, एवर सिंस फर्गी लेफ्ट ना, हम लोगों ने सबसे पहले अपॉइंट कर लिया था डेविड मॉयस को, जो बिल्कुल भी हम लोगों ने लॉन्ग टर्म सक्सेशन प्लानिंग का सोच के नहीं अपॉइंट किया था उसे। हमने सिंपली वी वेंट आउट, हम लोगों ने डेविड मॉयस को उठाया और कहा कि आ जाओ। डेविड मॉयस की खुद कोई एप्लीकेशन नहीं थी टू गो फॉर द जॉब, हम लोगों ने बस उठा के उसे दाखिल कर दिया यूनाइटेड में। आफ्टर डेविड मॉयस हमारे पास लुइस वैन गाल का एक आता है, हु वाज एन इम्प्रूवमेंट ओवर डेविड मॉयस, आई गेस एग्री करेंगे, डेविड मॉयस से तो बेहतर ही था। ही गॉट अस बैक टू अ लिटिल बिट ऑफ आवर विनिंग वेज, थोड़ा इम्प्रूव करवाया उसने टीम को। लेकिन आई थिंक वैन गाल को उतना टाइम नहीं दिया गया, ना ही एक जो इशू रहा है, हम लोग जो अपनी साइनिंग्स उस टाइम पे करते रहे ना, आई थिंक हम लोग अपनी फाइनेंशियल साइनिंग्स की तरफ जाते रहे। हम लोगों ने ये नहीं देखा जो मैनेजर की डिमांड है। Okay. तो हम लोगों ने इसी चक्कर में वैन गाल को भी निकाला बाद में, क्योंकि हमें एक शाइनी ऑब्जेक्ट नजर आ गया था मोरिनियो के नाम से। Okay. मोरिनियो को हम लाए, मोरिनियो के साथ भी हमारी बहुत डिस्प्यूट रही, क्योंकि जो मोरिनियो लाना चाह रहा था प्लेयर्स, क्लब उसके कॉन्ट्रास्ट में किसी और को लाना चाहते होते थे। इसी बात पे इश्यूज हुए। मोरिनियो निकालना चाहता था पोग्बा को, बाद में क्लब को उस चीज़ से भी बुरा लगा, और इसी डिस्प्यूट के ऊपर हम लोगों ने मोरिनियो को भी निकाल दिया। फर्गसन के बाद 10 साल हो गए फर्गसन को गए, उसमें इशू हमारा क्या है मैनेजर्स के साथ कि वी हैव नॉट ऑलवेज रिक्रूटेड द राइट टाइप ऑफ मैनेजर। मॉयस जो कि फर्गसन के ही चॉइस थी, उसका स्टाइल ऑफ प्ले तो हम बाद में बात करेंगे, ही वॉज नॉट कहते हैं ना बिग इनफ टू होल्ड यूनाइटेड, Okay. कि उसका जो स्टैचर है ना क्लब के साथ मैच नहीं करता। यूनाइटेड इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एवर्टन का मैनेजर था, ठीक है, अच्छा स्टाइल ऑफ प्ले था अच्छा, लेकिन
ही वाज नॉट एबल टू होल्ड यूनाइटेड को उस तरह से उस रिगार्ड में। एग्जांपल दे सकते हैं रिसेंट भी, ग्राहम पॉटर ब्राइटन को बहुत अच्छा मैनेज कर सके, लेकिन चेल्सी के बारे में नहीं कर सका क्योंकि एक बड़े क्लब की डिमांड्स अलग होती हैं। तो वो मसला था। उसके बाद जब हमने वैन गाल को अपॉइंट किया तो वैन गाल का मसला ये था कि आई वुड से ही वाज टू रिजिड हाँ अपने आइडियाज़ में। उस टाइम पे मुझे याद है, मैं आज तक कभी यूनाइटेड के किसी लाइव मैच में सोया नहीं हूँ। ओके वैन गाल की रेंज में मैं 2 दफ़ा मैचेस में सो गया हुआ था। एक ऐसा टाइम आया था जब में 9 या 10 मैचेस की हमारी रन थी जिसमें 0-0 था या 1-0 था या 1-0 था। और 1-0 भी बहुत लक से हमारा होता था कि हमने सेकंड हाफ में गोल मार दिया। अभी तक एक गेम याद है मुझे, वर्सेस स्टोक सिटी एट ओल्ड ट्रैफर्ड 3-0 जीते थे। उसमें हमारा एक यूथ प्रोस्पेक्ट था कैमरन बोर्थविक जैक्सन, लेफ्ट बैक। ओके उसने क्रॉस किया था, लिंगार्ड ने गोल मारा था स्टोक सिटी को। और 2015 के कमेंटेटर ने बोला था फाइनली फर्स्ट हाफ गोल एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो इतने तरस गए हुए थे हम उन गोल्स के लिए। और इसका स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ही बेसिक है, आई रिमेंबर के रायल फैंस यूज्ड टू कॉल इट लॉन्ग बॉल लॉन्ग यूनाइटेड। बॉल यूनाइटेड। और अनदर, आपने रिजिडनेस की बात की, he used to play the sign Di Maria and he used to play him at left wing back. तो it was मतलब रूनी को जो है ना वो सिखा रहा है बंदा कि शूट कैसे करना। यार ये जो प्लेयर्स आपके लेजेंड्स हैं उनको आप एक स्टाइल ऑफ प्ले बताओ, ठीक है। वो इनका बहुत रिजिड था कि आपकी ये पोजीशन है, आपने इस पोजीशन से नहीं हिलना, आपने इस पोजीशन में रह के पीछे पास करना, साइड पास करना। तो दैट वाज नॉट यूनाइटेड वे। FA कप हम जीते। और ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि उसके थ्रू जो हमारे यूथ आगे आया है, ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। रैशफोर्ड वाज अ प्रोडक्ट ऑफ वैन गाल। उसके अलावा हमारे उस टाइम बहुत यूथ था, कैमरन बोर्थविक जैक्सन, वो अब नहीं इसमें टीम में है, लेकिन उसने यूथ को काफ़ी चांस दिया। Mourinho, I think at that time was a perfect manager for United. okay. चेल्सी का हार्ट ब्रेक, चेल्सी ने उसको सैक किया, चेल्सी के साथ उसकी लॉयल्टी थी वो एक तो टूटी। और दूसरा ये है प्रूवन विनर नहीं कहते, serial winner, that is, स्पेशल वन there किसी is no वजह से doubt नाम है about उस that. बंदे का। उस बंदे का करिश्मा, वो बंदा किस तरह अपने को हैंडल करता था, यूनाइटेड को किस तरह हैंडल करता था वो। उसका एक स्टाइल ऑफ प्ले, लोग कहते हैं बोरिंग होता है, मैं यूनाइटेड एज अ फैन, एज अ यूनाइटेड फैन ने देखा है, आई वाज नॉट बोर्ड। Okay. 2016-17 में इसका पहला सीज़न था, पॉग्बा हमने साइन किया, इब्राहिमोविच साइन किया, मिख्टारियन साइन किया। तो वो जिस तरह प्ले करता था, उसकी पर्सनैलिटी थी टीम की, ठीक है। अच्छा खेले, हम लोग यूरोपा लीग जीते, मुझे विनिंग मेंटालिटी एक लेकर आया वो। उसमें इशू थोड़ा बहुत ये आया, सेकंड सीज़न जो एक होता है सिंड्रोम, यूनाइटेड का इशू है थोड़ा सा। मुरिन्यो का फेमस है थर्ड सीज़न सिंड्रोम, कि थर्ड सीज़न वो फेल हो जाता है। यूनाइटेड का अपना मसला है सेकंड सीज़न में फेल होने का। मुरिन्यो को जो है ना सेकंड सीज़न में प्रॉपर बैकिंग नहीं दी गई, ठीक है। लुकाकू उसने खरीदा, डेलो खरीदा, फ्रेड खरीदा, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट्स वो मैगवायर खरीदना चाहता है जैसे, तो उसको वो नहीं मिला। तो उसकी वजह से वो उसका एक एटीट्यूड भी चेंज हो गया, बहुत नेगेटिव हो गया। यूनाइटेड के एज अ मैनेजर आप नेगेटिव नहीं हो सकते। Okay. हमारा यूसीएल एग्जिट जो हमारा हुआ था इस सीज़न, उसके बाद मुरिन्यो का बड़ा फेमस इंटरव्यू है, वो आके उल्टा बता रहा है कि मैं पोर्टो के साथ भी यूनाइटेड को नॉकआउट कर चुका हूँ, इनको कर चुका हूँ। तो मतलब फुटबॉल हेरिटेज वाला उसका इंटरव्यू, वो क्लब के लिए ही बहुत एक नेगेटिव एम्बेसडर बन गया। लेकिन ही अचीव्ड, सेकंड आया प्रीमियर लीग में वो। और मैं नहीं कहूँगा कि उसकी अंडर अचीवमेंट थी, सिटी वाज ऑन अनदर लेवल, सेंचुरियंस थे, 100 पॉइंट्स थे उनके उस सीज़न, तो अच्छा था। लेकिन वही बात है, थर्ड सीज़न सिंड्रोम जो मुरिन्यो का वो किक इन किया, क्लब ने उसको बैक भी नहीं किया, उसको प्लेयर्स नहीं दिए गए उसको जो चाहिए थे। और वही मैगवायर जो वो 15 मिलियन का चाह रहा था, हमने बाद में सोच कर को 80 मिलियन का लेके दिया। Okay. लेकिन खैर थर्ड सीज़न में आके उसके वही के ईगोस की बहुत आ गई बीच में, पॉग्बा के साथ उसका रिफ्ट हुआ, तो बस ही वाज नॉट सूटेड टू यूनाइटेड एट दैट टाइम, नेगेटिविटी बहुत आ गई। मुझे इतना याद है कि उसकी एग्जिट जो है टॉक्सिक नहीं थी। लिवरपूल के खिलाफ हमारा आखिरी मैच था, उससे पहले जो है उसको हमारे फैंस क्लैप करते थे हर मैच के बाद, उसको मुरिन्यो चैंट करते थे। उनको पता था मुरिन्यो का मसला नहीं, ओनर्स का मसला है। Okay. बट इट डिड नॉट वर्क आउट। सोचकर को हमने इंटरिम बेसिस पे उसके बाद रखा, जो कि ही चेंज्ड आवर लाइफ सीरियसली, ठीक है। मुरिन्यो का मैं नहीं कहूँगा बहुत कोई पुराना शरफ प्ले था, लेकिन उसका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड ज़रूर था। उसने आगे फ्रीडम दिया पॉग्बा को, हेरेरा को, मैटिच को। हमने वो देखा तो वो स्टाइल ऑफ प्ले बड़ा अच्छा लगा, जिसकी बेस पर हमने उसको परमानेंट जॉब दी। सोचकर का भी एक प्लान था जो कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहा था। यू कुड हैव आर्ग्यूड, ठीक है, उसको पहले एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन थर्ड सीज़न में उसका प्लान थोड़ा सा डिसरप्ट हुआ। रोनाल्डो साइनिंग, अगेन द क्लब्स फॉल्ट एंड सोल्शकार्स फॉल्ट कि वो अपनी अथॉरिटी मेंटेन नहीं कर सका। Okay. आप के स्टार प्लेयर्स हैं तो क्या हुआ, नोबडी इज बिगर देन द क्लब। और यूनाइटेड का ये मसला रहा है, Definitely. पॉग्बा मुरिन्यो में यूनाइटेड साइडेड विद पॉग्बा, तो ये इशू रहा है इनका। रैगनिक हमने खैर सबसे दुनिया की सबसे बड़ी गलती हमारी, अपॉइंटिंग अ टेक्निकल डायरेक्टर एज मैनेजर ऑफ द टीम, अपॉइंट हिम इन द डायरेक्टर रोल, अमेजिंग। व्हाट इज अ मैनेजर, क्या तुक बनती है टू कोच पीपल, वो उसके लिए नहीं बना, ही इज मेड टू आइडेंटिफाई टैलेंट्स। Exactly. फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि विद टेन हाग यूनाइटेड स्ट्रक गोल्ड, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस थे, पोचेटिनो और टेन हाग। और
स्पर्स भी इंटरव्यू कर रही थी उस टाइम टेन हाग को, और मैं जनरली बहुत दुआएं कर रहा था कि हम टेन हाग को हम अपॉइंट कर लें, क्योंकि वो बंदे में करिश्मा है। वो बंदा आया, उस बंदे ने आते साथ ही बड़ी माइन्यूट सी चेंजेस नहीं होती, उसने होम स्टैंड और अवे स्टैंड जो होता है ओल्ड ट्रैफर्ड का ना, वो इंटरचेंज करा दिया कि जो होम स्टैंड है वो ड्रेसिंग रूम के ज़्यादा करीब हो। ओके छोटी छोटी चेंजेस उसने आके यूथ टीम का जो है, यूथ टीम के साथ में कनेक्ट किया है। यूथ टीम अब मैनेज करता है टेन हाग करता है, मैनी पीपल डोंट नो दिस। टेन हाग ओवरसी करता है ताकि वो यूथ प्लेयर्स को खुद इंटीग्रेट कर सके टीम में। प्लेयर पावर को एंड किया आगे टेन हाग ने। रोनाल्डो एग्जांपल है। सबसे पहली चीज़ कि भी नोबडी इज बिगर देन द क्लब। रोनाल्डो इज अ लेजेंड, ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, इन माई आईज ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन आप कभी भी क्लब को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ अगर मैनेजर आपको 3 मिनट रह गए तो आपको कह रहा है स्पर्स के खिलाफ आप सब्स्टिट्यूट हो, दैट मीन्स डू यू वॉक आउट इन फ्रंट ऑफ अ पैक्ड ओल्ड ट्रैफर्ड? दैट वाज अ वेरी इमेच्योर मूव फ्रॉम रोनाल्डो। तो लेकिन टेन हाग की बेहतरीन चीज़ क्या है, मुरिन्यो जो चीज़ थोड़ा सा फेल कर रहा था, वो पब्लिकली आके अपने प्लेयर्स को शेम करता था। लूक शॉ को उसने कॉन्फिडेंस उसका पूरा तोड़ के रख दिया था, पोग्बा को उसने वायरस का मेरे ख्याल से नाम दे दिया था। तो टेन हाग की ये चीज़ बहुत अच्छी है, टेन हाग पब्लिकली अपनी टीम को बहुत डिफेंड करता है। उसने रोनाल्डो को डिफेंड किया कि ही इज़ अ जायंट, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, ही लेट हिम गो। मैगवायर एज कैप्टन ही डिफेंडेड हिम कि ठीक है ही इज़ आवर कैप्टन, जब उसको कैप्टनशिप करना था बिहाइंड द सीन्स उसने किया सारा। डहेया की वो तारीफें करता रहा पूरे इंटरव्यूज में, लेकिन जब उसको लेट गो करना, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने दिया। तो टेन हाग में वो रूथलेसनेस है जो यूनाइटेड मैनेजर में होनी चाहिए, जो फर्गुसन में थी। फर्गुसन लेट डेविड बेकहम गो, तो वो बहुत बड़ा जब ईगोज बड़ी होने लगती थी तो हाँ, जॉब स्टैम्प जब भी मानता हो कि बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उसने जाने दिया। रॉय कीन द ग्रेटेस्ट कैप्टन दिस क्लब हैज एवर हैड, दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल इन बिगेस्ट एग्जांपल। तो फर्गुसन ने अपनी सीधी रखी कि मैनेजर से ऊपर कोई नहीं है। अभी टेन हाग का इंटरव्यू था जब नया कैप्टन अपॉइंट करना था कि विल यू आस्क द ड्रेसिंग रूम ऑन हु टू अपॉइंट, कहता नो आई डिसाइड। तो ये एक फर्क है अथॉरिटी कि रैशफोर्ड वुल्व्स के खिलाफ अवे लेट हुआ था टीम मीटिंग के लिए, एंड ही वाज इन हॉट फॉर्म एट दैट टाइम। हमारा सबसे बड़ी गोल थ्रेट रैशफोर्ड थी, उसे रैशफोर्ड को बेंच कर दिया था तो वो टीम मीटिंग में लेट आया। हाफ टाइम उसको सब ऑन किया, उसने गोल मारा, विनिंग गोल। लेकिन रूल्स, प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन, टेन हाग हैज ब्रॉट ऑल दिस थिंग्स। I think in the longer run, in if you see the bigger picture, so the precedent you set in the dressing room with regards to these principles, they go a long way. बिल्कुल। So with Ten Hag, you definitely have that influential figure. लेकिन then again, I hope कि वो authority हमेशा उस तरह से रहे, वो rift ना बने amongst players, and most importantly with the CEO, वो एक पेज पे रहें ताकि वो authority अपनी हमेशा से जो है ना वो अपनी। ये चीज़ मैं कहूँगा मेरे ख्याल से कि ये चीज़ में थोड़ी चेंज देखी है कि टेन हाग इज़ ऑन पेज विद द CEO, ठीक है। हमारा रिचर्ड आर्नल्ड जो है, हमारा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल नेगोशिएशन जो जॉन मर्टो है, क्योंकि हमारी नेगोशिएशन भी काफ़ी बदल गई है। हमारे ग्लेजर्स के एरा में और पिछले एरा में एलेक्सिस सैंचेज कोई तुक नहीं बनती थी उस बंदे को खरीदने की, लेकिन क्योंकि वो एक स्टार साइनिंग, एड वुडवर्ड का बड़ा फेमस इंटरव्यू बेस्टन श्वाइनस्टाइगर के बारे में, वी डिडंट नीड हिम। वो स्टार प्लेयर्स नहीं होते जर्सीज के सेल्स के लिए, आपकी कमर्शियल वैल्यू के लिए, वो हमने हमेशा वो किया है। टेन हाग does not go for the glittery names always, he goes for people he trusts। उसकी क्रिटिसिज्म भी है कि बहुत रिजिड है, आईएक्स के प्लेयर्स लेकर आता है, लेकिन उनको प्लेयर्स का पता है, एंड आई थिंक उसके अभी तक सारे ट्रांसफर्स हैव प्रूवन टू बी सक्सेस, क्योंकि उसको पता है जो यूनाइटेड को टीम की ज़रूरत है, जो प्लेयर्स की ज़रूरत है, वो प्लेयर्स रिक्रूट हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि यार ये आएगा हमारे क्लब में, हमारे क्लब का नाम बढ़ेगा, शर्ट सेल्स होंगी, होगा नहीं। ही इज रिक्रूटिंग दोज व्हिच ही नीड्स। ऑलराइट। इवन तक के सबित्जर ऑन लोन जो वो बंदा लाया था, ही प्रूव टू बी रियली हेल्पफुल यूनाइटेड थ्रू आउट द होल सीजन, बहुत हेल्पफुल रहा। इवन अगेंस्ट सेविया हम लोगों ने देखा था उसका कितना इन्फ्लुएंस था, पहले 2 गोल्स उस बंदे के थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इतनी बड़ी डिबेट रहती है कि रिप्लेसिंग रोनाल्डो विद वेगोर्स्ट, I think people need to know. I was about to come to this. Just a brief take. What do you think was Ronaldo? I think many United fans need that closure. कि United और Cristiano के दरमियान जो कुछ हुआ, did it end in the most favorable way for the fans? क्या किस तरह से एक यूटोपिया में किस तरह होना चाहिए था? I think पहले आप आंसर करें, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि मेरी जिस बारे में राय है, ये जो रोनाल्डो ने सवाल आपने पूछा है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रह चुका है, क्योंकि बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आए हैं इस पर। लेकिन मेरे ख्याल में जो हुआ है, जो रोनाल्डो को क्लब से हमने रिलीज़ किया, फैसला सही था। जिस तरीके से किया गया रोनाल्डो की तरफ से भी और क्लब की तरफ से भी, वो सही नहीं था। बल्कि क्लब को भी मैं खैर ब्लेम करूँगा रोनाल्डो की तरफ से, क्योंकि रोनाल्डो ने क्लब के पास कोई चॉइस छोड़ी नहीं। Okay.
रोनाल्डो को जब परचेज़ किया था तो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, ज़रूरत नहीं थी हमें रोनाल्डो की। सोल्शकार के थर्ड सीज़न प्लान्स कुछ और थे और रोनाल्डो के बहुत ही वो है कि जल्दबाजी में ऐसा कुछ हुआ था, रिपोर्ट आई थी वो सिटी जा रहा है। तो ही वॉज अ लेजेंड ऑफ द क्लब बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि कुछ चीज़ें पे कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती हैं। उसका वापस आना हालांकि इसका ड्रीम रहा, मेरा भी ड्रीम था कि मैं प्रॉपर अपने होशोबाद में प्रॉपर तरीके से उसको दोबारा देख सकूँ। तो वो आया वापस, नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छा फैक्टर, न्यूकासल फर्स्ट गेम 2 गोल्स, तो वो वाइब दोबारा कभी मैच नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई कि सिस्टम जो था ना हमारा, रोनाल्डो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था। रोनाल्डो वॉज अ ग्रेट प्लेयर, अ लेजेंड ऑफ द गेम, अ मैच विनर, लेकिन जो क्लब जो टीम एज अ होल चाहती थी वो उसको नहीं कर रहा। लोगों को कॉम्पनसेट करना पड़ा था उसके लिए, ही डिडंट प्रेस, ठीक है, ऑफ द बॉल ऑफ द मूवमेंट बॉल मूवमेंट कोई नहीं थी उसकी। और आप नहीं कह सकते, एज जो है ऑब्वियसली प्लेज अ फैक्टर। थोड़े टाइम बाद ही वॉज नॉट एज फास्ट एज ही यूज्ड टू बी। तो वो चीज़ जब टेन हाग आया तो इशू ये है ना, शुरुआत में मसला डाल गया ना कि रोनाल्डो कहता है कि उसकी बेटी की तबीयत सही नहीं थी, प्री सीजन से हुआ ही नहीं था। यूनाइटेड को थोड़ा सा क्लोजर दे देना चाहिए था फैंस को शुरू में, उन्होंने बड़ा गेसिंग रखा फैंस में ना कि इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है उसका पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन उसको पर सही तरीके से हैंडल नहीं किया। हाँ, समर विंडो में सेल कर देते, मतलब आई एग्री कि देयर वरंट मेनी ऑप्शंस जो कि रोनाल्डो को बाय करना चाह रही थी, बट देन अगेन इट्स क्रिस्टियानो, मतलब कोई ना कोई तो ये ऑप्शन गलती अगर वो जाना चाह रहा था और हमने नहीं बेचा तो वही बात है कि अगेंस्ट विल हमने रखा है, तो इट वाज बाउंड टू एंड द रॉन्ग वे। तो वो चीज़ सारी हो गई, फिर देन ही ज्वाइंड अप। तो टेन हाग के साथ वही लेवल ऑफ रिस्पेक्ट कि जब वो यूनाइटेड के अंदर फर्गसन के अंदर था ना, तो फर्गसन हैड द अपर हैंड बिकॉज उसने उसको डेवलप किया था। जब वो टेन हाग के पास आया तो ही वाज ऑलरेडी लेजेंड ऑफ द गेम। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई आई विल द फर्स्ट इन द टीम शीट नो मैटर व्हाट हैपेंस, लेकिन फुटबॉल हैज प्रोग्रेस्ड और इट एंडेड ऑन अ सॉर नोट। जो भी था, रोनाल्डो शुड हैव एक्टेड मैच्योरली, जो उसको टॉटनहम वाली गेम में वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। आप क्लब के एम्बेसडर हो, एनी प्लेयर ऑफ द क्लब इज एन एम्बेसडर फॉर द क्लब, और आप जिस तरह एक्ट करो, यूनाइटेड के ऊपर बात आ रही है, टेन हाग के ऊपर बात आ रही है, ही इज बिल्डिंग। और स्पर्स वाली बात ना, क्या फ्रस्ट्रेट किया था सबको, दैट टोटल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पर्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड इज प्रोबब्ली द बेस्ट परफॉर्मेंस वी हैव हैड अंडर टेन हाग। कि पूरी टीम 11 की 11 पे जिसमें परफेक्ट खेले थे, रोनाल्डो बेंच पे था, और उस परफॉर्मेंस के ऊपर हमने आना था, और इस परफॉर्मेंस के फोकस के बजाय हमें जो है रोनाल्डो पे फोकस हमने कर लिया कि जो है रोनाल्डो वर्कआउट कर गया, तो फोकस टीम से हट के उस पर आ गया। फुलहैम के खिलाफ हमारी आखिरी प्रीमियर लीग गेम थी, उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले अपेरेंटली वाज इल, जो टेन हाग ने हमें बताया, जो जिसका ज्वाइन नहीं किया। अब जाके पता चलता है कि वो पीएस मॉल सा इंटरव्यू कर रहा था। ओके, तो क्लब से बात करो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होना है कर लें, पब्लिक स्टेटमेंट इशू हो जाए, रिस्पेक्टफुली तुम्हारा एक फेवरेट टेस्टिमोनियल मैच हो जाए, एक इंटरव्यू करना जिसमें तुम कह रहे हो कि मैनेजर को मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। बाकी हज़ार चीज़ में कॉल आउट करो, जो कि बहुत चीज़ें उसकी सही भी थी, और उसने बड़ा अच्छी बात की थी कि एज पिकासो सेड यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट टू रीबिल्ड इट, एंड इफ दे स्टार्ट विद मी आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, तो सही ने सेक्रीफाइस किया क्लब के लिए, लेकिन अपने ईगो के चक्कर में उसने क्लब को रोला भी बहुत है, एंड ही डिड नॉट लीव द क्लब एनी चॉइस। यूनाइटेड क्या कर सकती है, और आपका स्टार प्लेयर आपके इंटरव्यू में जाके पब्लिकली आपको शेम कर रहा है, आपके मैनेजर को शेम कर रहा है, व्हाइल ही इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट एट योर क्लब, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के अलावा और कौन सा रास्ता है आपके पास? ऑलराइट, बिल्कुल सही बात की। आई वुड रियली लाइक टू एग्री विद माय ब्रदर हियर। बात ये है कि व्हेन रोनाल्डो अराइव्ड, हिज फर्स्ट सीजन वाज रियली फिनोमिनल। हम सब ने इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, इट वाज अ ड्रीम फॉर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। हम सब ने देखा रोनाल्डो ने ऐसे जेलन किया, गोल्स मारे, वी लव्ड इट। लेकिन बात ये, द मेन थिंग ना, रोनाल्डो डिमांड नहीं थी, जो क्लब डिमांड कर रहा था ना, रोनाल्डो वो चीज़ नहीं थी एट द एंड। राइट प्लेयर रॉन्ग टाइम, बिल्कुल राइट प्लेयर रॉन्ग टाइम। ही वॉज गेटिंग ओल्ड, और हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी, हमें एक किसी प्रेशर की ज़रूरत थी जो हमारी टीम की स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेले। रोनाल्डो के आने की वजह से हमें उसकी स्ट्रेंथ्स की तरफ खेलना पड़ रहा था। एग्जैक्टली। और जहाँ तक समर ट्रांसफर्स की बात आती है, आई थिंक कि रोनाल्डो वाज लुकिंग आउट फॉर एन ऑप्शन के यूरोप में से ही आए, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चली थी। पीएसजी के बारे में सुनने में आया था कि पीएसजी ने रिजेक्ट किए, फिर बायर्न के बारे में भी आया कि बायर्न ने भी रिजेक्ट कर दिया रोनाल्डो को। चेल्सी के बारे में भी आया, जिसकी वजह से टुखेल और डिबेट हुई थी चेल्सी के दरमियान, जिसकी वजह से टुखेल सैक भी, आई गेस, मतलब टू सम एक्सटेंट उसने पार्ट प्ले किया होगा। तो बात ये, मेजॉरिटी ऑफ द क्लब्स यूरोप वाले चाह ही नहीं रहे थे रोनाल्डो को। सऊदी क्लब की तरफ से तब भी ऑफर थी, आई गेस रोनाल्डो ने खुद एक्सेप्ट नहीं की उस वक्त, क्योंकि ही वांटेड टू गो टू यूरोप। लेकिन इवेंचुअली रोनाल्डो को अल नसर ही जाना पड़ा, और बहुत
went down in a horrible direction जो हम चाहते नहीं थे. Okay. I am glad रोनाल्डो ने कॉल आउट किया ग्लेजर्स को, उनके क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे investment में, को. बिल्कुल लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट को. लेकिन आई एम रियली सैड कि रोनाल्डो ने जिस तरह से क्लब के बिहाइंड द बैक्स जाके यूं एक इंटरव्यू देना, एज अ यूनाइटेड एंड रोनाल्डो फैन ने, इट डिड हर्ट मी. Okay. मतलब इट वाज नॉट अ रियल क्लोजर जो मैं चाहता था जिस तरह रोनाल्डो एक का एंड इस तरह से farewell हुआ, किया. एंड शुड Okay. हैव बीन अ लाइक फेरी टेल एंडिंग. So there is बिल्कुल. another angle to this. I might be wrong. लेकिन द थिंग इज़ कि मुझे ये लगता है, लोगों ने भी ये कहा है बहुत, फुटबॉल पंडिट्स ने, आई हैव रेड इट ऑन ट्विटर, कि ही रिप्लेस्ड हिम विद वेगोस्ट एंड इट वाज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू. कि अगर आपने रोनाल्डो को ऑब्वियसली बेचा, हाँ येस देयर वर नॉट मेनी ऑप्शंस, ऑब्वियसली नंबर 9 उस तरह से आजकल नहीं है, लेकिन बट देन अगेन मैं इस एंगल से आ रहा हूँ कि आज के दिन में हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड हैव साइन जॉनी एवंस बैक, ठीक है. तो देर इज़ दिस कॉन्स्पिरेसी विद दिस साइनिंग कि इन्होंने शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया उसे 1 महीने का टू ट्रेन विद द क्लब, एंड द पर्पस ऑफ साइनिंग जॉनी एवंस इज़ कि मैगवायर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग टू टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने जान के उसको रिडिक्यूल करने के लिए जॉनी एवंस को साइन किए ताकि ही गेट्स टू नो कि यार मेरी इस क्लब में अब ये पोजीशन है. तो व्हाट इज़ दिस, अगर इफ़ दिस इज़ ट्रू, इज दिस द राइट थिंग टू डू विद टेन हाग कि अगर वो सबसे प्लेयर्स को पहले- इस तरह से रिडिक्यूल करना मतलब चाहते हैं? जो थियरीज बनाते हैं ना, उनको स्टार प्लस के ड्रामा में भेजिए जो उनके स्क्रिप्ट्स लिखे. दूसरी चीज़ ये है कि रोनाल्डो की और वेगोस की रिप्लेसमेंट जो है ना, दैट डज नॉट मेक सेंस. रोनाल्डो का जो टर्मिनेशन थी ना, वो दिसंबर में बात होगी बिफोर द वर्ल्ड कप बिगैन. वो टर्मिनेट हमने कर दिया था. मसला है रोनाल्डो को हमने रिप्लेस नहीं किया, हमने मार्शल को रिप्लेस किया वेगोस के साथ. रोनाल्डो इज इररिप्लेसेबल. आप जो बोल रहे हैं बोल रहे हो उस बंदे का नेगेटिव, जो उसका ऑरा और जो उसके गोल्स हैं, यू कैन नॉट रिप्लेस हिम एवर. ओके. रोनाल्डो को ऐसी बात, रोनाल्डो को चांसेस दिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिए गए. यूरोपा लीग में उसको खिलाया, उसने बहुत ओपन गोल्स मिस किए. शेरिफ के खिलाफ, वेस्ट हैम के खिलाफ प्रीमियर लीग में खेला, एक प्रीमियर लीग गोल तो उसका एवर्टन के खिलाफ विच वाज 700th क्लब गोल. लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था अपने लेवल पे. तो जो भी सीन हुआ इतने वो गया. वेगोस्ट को एज अ स्टॉप गैप हम लोग मेजर लेकर आए थे, क्योंकि मार्शल इंजर इतने फ्रीक्वेंटली रहता है कि हमें एक बंदा चाहिए था प्रेस करने के लिए. वेगोस्ट से गोल्स की डिमांड तो थी भी नहीं. हमें ख्याल से किसी ने भी अगर रखी है ना गोल्स की डिमांड, तो वो पागल है. नो डाउट. वेगोस्ट बर्नली का स्ट्राइकर था जो ऑन लोन टर्किश लीग में खेल रहा था. तो अब कोई आगे कह दे वो आगे 10 गोल मार दे, 15 मार दे, बहुत बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है हमारे साथ प्रेसिंग कि हमें मार्शल की इंजरी को अकोमोडेट करने के लिए रैशफोर्ड को स्ट्राइकर पे पढ़ना पड़े, हमें लेफ्ट विंग पे सैंचो, मतलब हर पूरी टीम को घुमाना पड़ना था एक इंजरी की वजह से. उसके लिए वेगोस्ट उसका स्टॉप गैप था. तो वो ऐसा कुछ नहीं कि रोनाल्डो रिप्लेस उससे हमने किया. लोग बना लेते हैं, कोई फुटबॉल ट्विटर है ही ये चीज़, फुटबॉल है ही ये चीज़ सारी. ये जिसकी टीम गलत परफॉर्म करी कुछ करी तो राइवल फैंस ऑलवेज पॉप अप. और रही बात जॉनी एवंस वाली, तो मैगवायर वाली बात इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है. मैगवायर की कैप्टनसी स्ट्रिप कर ली, बिल्कुल कर ली, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर. मैगवायर अगर खुद नहीं जाना चाह रहा, मुझे ना ये थोड़े से डबल स्टैंडर्ड्स भी लगते हैं कि पीपल वांट प्लेयर्स इन द क्लब हु फाइट फॉर देयर प्लेस. कि अगर जिनको रिप्लेस किया गया तो वो फाइट करें. मैगवायर को रिप्लेस कर दिया गया, वो फोर्थ चॉइस बन गया, बट ही इज ट्रेनिंग 3 times a day इन ऑर्डर टू रीगेन हिज प्लेस बैक. कैप्टनसी का आर्म बैंड छीन लिया, अगर फिर भी वो रह रहा है तो उसको रिडिक्यूल करने के बजाय चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए कि बंदा तैयार है चीज़ के लड़ने के लिए. नहीं, बट यूनाइटेड वर विलिंग टू ऑफर हिम अ सर्टेन चेक कि आप ये लें और बस जान. नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी टर्मिनेशन इसके ये पेजेस है, like एक टर्मिनेशन सिर्फ ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मतलब कंस्पिरेसी है किसी नहीं, देयर बहुत वर ही- वेरी कंक्रीट रिपोर्ट्स. यूनाइटेड को इसमें कुछ मिल नहीं रहा. यूनाइटेड ऐसा ऑफर कर, यूनाइटेड कैन इजीली सेंड हिम ऑन लोन. वेस्ट हैम को ऑफर आया Exactly. लोन का, वो लोन पे इनको भेजें, ऑब्लिगेशन टू बाय ऑप्शन वो उस पे कर सकती है, जैसे कि टर्मिनेट करके अपने ऊपर पैसे पड़वाए. ओके. वो एक सूटेबल बायर ढूंढ रहे, सूटेबल बायर मिले जरूर मैगवायर को निकालेंगे वो. बट मैगवायर अगर रहता है तो मेरा ये कंट्रोवर्शियल टेक भी हो सकता है कि मैगवायर विल सक्सीड विदाउट द आर्म बैंड एज अ बेंच प्लेयर, नॉट एज अ स्टार्टर. लेकिन जॉनी एवंस वाली बात जो है, जॉनी एवंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सिर्फ फिटनेस रिगेन करने के लिए, क्योंकि इस टाइम वो फ्री एजेंट है, और जो जिस तरह से क्लब को सर्व किया है तो उसको क्लब में ट्रेन की फैसिलिटीज यूज करने की ओके. अच्छा, वेरी ब्रीफ टेक, रिचर्ड आर्नल्ड और मर्टो आफ्टर द वन यू हैड एट वुडवर्ड, इज देयर एनी बेटरमेंट? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है यूनाइटेड्स फैन बेस ओवर दीज 3 to 4 years वर ऑलवेज अगेंस्ट एड वुडवर्ड. तो इज देयर एन इम्प्रूवमेंट? जो यूनाइटेड का अभी हमें पिछले साल में एक अपलिफ्ट नज़र आया, डू यू थिंक एनी इफ एनी क्रेडिट उनको जाता है? आई थिंक टू सम एक्सटेंट हम लोग कह सकते हैं कि रिचर्ड आर्नल्ड थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन आई मस्ट से कि अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा टू एक्चुअली जज हिम.
क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ। वुडवर्ड को तो काफ़ी टाइम दिया था एंड देन ही वाज कॉल्ड नेम्स लाइक डेडवुड वगैरह, पीपल वर डिस्पाइजिंग हिम ओके क्योंकि उसका बिहेवियर सही नहीं था। ही ओनली न्यू हाउ टू गेट द मनी एंड वो यूटिलाइज नहीं करना चाहता था। ओके ये काफ़ी बड़ा इशू था वुडवर्ड के साथ। ओके लेकिन आई थिंक विद आर्नल्ड हम लोग ज़्यादा बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सेइंग दैट कि हम लोग फाइनली ऐसे स्टाफ को ला रहे हैं जिनकी हम लोग एडवाइस सुन के वी आर एक्टिंग अपॉन इट एंड वी आर गोइंग थ्रू द राइट ओके डायरेक्शन। ये चीज़ डिफरेंस मुझे भी फील हुई है कि एडवर्ड वाज नॉट विलिंग टू डेलीगेट। वो सीईओ था, उसको वो एक बैंकर है, उसको फुटबॉल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए थे। मैंने पहले मेंशन भी किया, श्वाइनस्टाइगर, सैंचेज, वो फुटबॉल साइनिंग्स थी सारी, क्योंकि वो ग्लॉसी नेम्स हैं कि लोग देखेंगे, शर्ट सेल्स बढ़ेंगी, वो वाला सीन है। रिचर्ड आर्नल्ड की जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, ही इज़ विलिंग टू डेलीगेट द फुटबॉल साइड टू द फुटबॉल पीपल। और ये चीज़ स्काउट, हमारा जो हेड स्काउट था स्काउटिंग नेगोशिएशंस, हमने उनको मैट जज ने रिप्लेस कर दिए। टेन हाग इज ब्रॉट अ टोटल रेवोल्यूशन ऑन द बिजनेस साइड एज वेल। और जो अब लोग इन प्लेस हैं, ऑब्वियसली वी नीड अ मोर टाइम कि हमें पता चले किस तरह परफॉर्म भी। लेकिन छोटे से एक एग्जांपल है, ग्लेजर्स आउट प्रोटेस्ट में लास्ट ईयर रिचर्ड आर्नल्ड जो है पब पे जाके उसने फैन से बात की थी जाके, यार कि प्रोटेस्ट करते हो ठीक है, लेकिन क्लब का नुकसान इस तरह हो रहा है, हम ये लेकिन मसला बस ये था कि किसी ने रिकॉर्ड करके उसको ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, रिचर्ड आर्नल्ड को भी मसला बन गया था उसके लिए भी। बट ही इज विलिंग टू लाइक टॉक टू द फैंस, कम्युनिकेट विद द फैंस। ओके वुडवर्ड वाज नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट विद द फैंस। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, तो अब हम यूनाइटेड के जो अपकमिंग सीज़न है उसकी स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। हाउ कंटेंट आर यू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीजन एंड व्हाट इज़ योर बेस्ट फर्स्ट टीम आउट ऑफ द स्क्वाड? आई एम वेरी कॉन्टेंट। मेरा इस टाइम ट्रांसफर विंडो से भी और स्क्वाड से भी 8 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेटिंग दूंगा, क्योंकि बहुत माइनर फिक्सेस रह गई हैं। डीन हेंडरसन जैसे आई थिंक ही शुड बी सोल्ड टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। उसके अलावा जो है थोड़ा बहुत हमारा डेडवुड रह गया, ज़्यादा भी नहीं, इतना यंगस्टर्स हमारे पास अच्छे हैं। एक थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा अगर इसको ऑफ ट्रैक कर ले तो मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि हर साल एक यूथ प्लेयर हमारा निकलता है। अंडर वैन गाल इट वाज रैशफोर्ड, मॉइस के अंदर जेनुज़ा था जो बाद में नहीं चला। अंडर जो है हमारा सोल्जकार, वो मोरिनियो के अंडर हमारा मैकटोमिने आया, ठीक है। सोल्जकार के अंदर हमारा ग्रीनवुड है वो आया, ग्रीनवुड आया, ठीक है। टेन हाग के अंदर garnacho आया अभी तक। अब हमारे कॉबी माइनो की तरफ, मतलब हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम बन गया हुआ है। सभी कंटेंट यूथ प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का अच्छा मिक्स है। उसके अलावा जो है बेस्ट स्टार्टिंग 11 अगर मैं आपको बोलूँ जो मेरे दिमाग में है तो ओनाना 4-3-3 फॉर्मेशन में ओनाना, लेफ्ट बैक लूक शॉ, नो डिबेट। लूक शॉ को बहुत लोग फजूल में क्रिटिसिज्म करते हैं, आई थिंक इज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द लीग। ओके लेफ्ट सेंटर बैक लिसांड्रो मार्टिनेज, राइट सेंटर बैक वरान। वरान को भी आजकल अब नया स्केपगोट बन गया, डेहा चला गया तो वरान को लोगों ने नया स्केपगोट बना लिया ट्विटर पे कि ही इज नॉट गुड एट प्रोग्रेसिंग विद द बॉल, ओके बट ही इज एन एलीट डिफेंडर, ही वर्ल्ड इज नो डाउट। राइट बैक लोग डालो को प्रेफर करते हैं, मैं वैन बिसाका को प्रेफर करूंगा। डालो जैसी प्रोफाइल्स और भी हैं, लेकिन वैन बिसाका जो प्रोफाइल में ऑफर करता है वो और कोई डिफेंसिवली ही इज डिफेंसिवली ही इज टू स्ट्रांग। आल्सो वन बिसाका और एंटनी का लिंकअप भी एंटनी बड़ा का अच्छा लिंक भी होता अच्छा है, है। बिल्कुल। सीडीएम कैसेमेरो, एंटनी को खिलाएंगे तो फिर है ना, मतलब खिलाएंगे, अभी बिल्कुल खिलाएंगे, आगे तो आने खिलाएंगे, दे। 100 मिलियन वसूल खिलाएंगे, करना 100 मिलियन वसूल करना है। सीडीएम कैसेमेरो, दैट मैन हैज प्रूव्ड वो अकेला संभाल सकते हैं, एंड वी वर मिसिंग दैट लिंक फॉर सो लॉन्ग। ओके और मैड्रिड ने मेरे ख्याल से उसको बहुत अंडर यूटिलाइज किया था, इन सेंस कि जब हमने इसको खरीदा था तो मैड्रिड फैंस बहुत टेक्स थी कि उसको पासिंग नहीं आती, ओके उसको शूटिंग नहीं आती। उसने गोल्स में कंट्रीब्यूट किए, उसकी पासिंग मैं इतना इंप्रेस हुआ उससे, क्योंकि मैड्रिड में क्रूस और मॉडरिच से ही डिडंट हैव टू डू वो एनीथिंग, प्रोग्रेशन उसके थ्रू होती नहीं उसके थी। थ्रू होती नहीं थी, तो उसके थ्रू होती ही इज अ गुड लीडर। लेफ्ट सेंटर मिड ब्रूनो फर्नांडिस, राइट सेंटर मिड मेसन माउंट, लेफ्ट विंग रैशफोर्ड, दैट इज हिज बेस्ट पोजीशन। स्ट्राइकर वो खेलता है, अच्छा खेलता है, बट लेफ्ट विंग इज लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड है वो। ओके स्ट्राइकर जो मुझे अभी लग रहा है रास्मस हॉलैंड आएगा, बट इफ मार्शल इज फिट आई डोंट माइंड। मार्शल को एक आखिरी सीजन दे देना चाहिए, क्योंकि उसके हमें बेच के हमें कुछ मिलना नहीं है। ओके गिवन दैट हॉलैंड नहीं आता तो हॉलैंड आ जाए फिर भी मैं कहूंगा कि वी शुड स्टार्ट विद मार्शल, बिकॉज हॉलैंड इज 20, इज अ रॉ टैलेंट। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन द डीप एंड स्ट्रेट अवे, should give him some time to develop. मेक सेंस। And right wing Anthony, he has his critics, but एंटनी जो बैलेंस लाया है हमारे राइट विंग पे। माटा, युआन माटा को हमने एज अ कैम को हम लोग राइट विंग खिलाते थे क्योंकि वो लेफ्ट फुटर था और वो बैलेंस लाता था टीम में। एंटनी इज अ रॉ टैलेंट, उसको अभी डेवलप होएगा, वो उसकी फिनिशिंग बेहतर होनी है। वो जो बैलेंस लाता है, जो वर्क रेट लाता है, वो जो प्रेसिंग स्टाइल है, टेन हैव उसको इसलिए ट्रस्ट करता है। ओके मेरी स्टार्टिंग 11 ये होगी। ओके अफनान, आपकी क्या स्टार्टिंग 11 है To एंड be व्हाट डू यू honest- थिंक आपकी स्क्वाड इज इट एज स्ट्रांग एज टू कम्पीट? हाँ आई थिंक हमारी स्क्वाड राइट नाउ, इवन तक के अगर आप मुझसे ट्रांसफर विंडो के स्टार्ट पे ये सवाल करें ना कि जब माउंट वगैरह ना आए, तब मैं काफ़ी हाईली डाउट करता इस चीज़ को कि हम लोग अगले सीजन में कम्पीट करेंगे। लेकिन आफ्टर गेटिंग मेसन माउंट, ओनाना और फिर अब हमारा नेक्स्ट ट्रांसफर टारगेट हॉयलैंड है, इवन इफ हॉयलैंड डजंट अराइव,
आई स्टिल थिंक कि अंडर अ मैनेजर लाइक टेन हाग ना हमारे पास काफ़ी कंपेटिटिव स्क्वाड है, इजीली हम लोग टॉप 4 के लिए compete कर सकते हैं. Okay. लेकिन आफ्टर गेटिंग हॉलैंड I think it is a massive improvement, especially if we get Amrabat as an alternative to Casemiro. Okay. Okay. Apart from that, जो मेरा starting lineup है exactly मैं बोलता हूँ कि मेरे मुंह के अल्फाज छीने हैं भाई ने, क्योंकि same lineup है exactly word to word. Okay. Except Okay. for the fact कि हाँ sometimes I would prefer कि हाँ I know कि Hojlund will be young और raw talent है, लेकिन I wouldn't mind him starting as well. बस pressure थोड़ा ज़्यादा होगा. Given that Haaland भी है, Martial भी है, Haaland एडिशन हो गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच ऑफ द सीजन बीट एनीथिंग है, बस ठीक है, हाइपोथेटिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच ऑफ द सीजन, डू यू प्ले मार्शल और हॉलैंड? एक हाइपोथेटिकल सवाल करूं इस पे पहले, नहीं आप कंसीडरिंग कि ये पहला मैच है सीजन का या नहीं, फिर हम मोस्ट पहले इम्पोर्टेंट मैच Most ऑफ द important सीजन match, Martial. मार्शल देन Okay. मार्शल. मार्शल हैज़ इंजरी जो उसके कंसर्न्स हैं, लेकिन जब मार्शल लिंक अप करता है प्रॉपर्ली, मार्शल टैलेंट ज़रूर है जिसने हम लोगों को वेस्ट किया है फिजिकली, लेकिन वो जो लिंक अप करता है, आप सिटी के खिलाफ मैच देख लें एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड अगेंस्ट सेविया एट ओल्ड ट्रैफर्ड, यस तो मार्शल जिस तरह लिंक अप करता है पूरी टीम को, ग्लू जो है ना मार्शल वो बन जाता है, ओके और वो अगर आपने को फिट रख ले तो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. ओके. टू एंड विद दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, किधर फिनिश करेगी यूनाइटेड दिस सीजन? My expectations are in line with realistic expectations. I think second. ओके सेकंड या थर्ड भी मैं कहूँगा. थर्ड के सेंस में इस दफ़ा थर्ड हमारी जो है ना, इट वेंट डाउन टू द वायर कि लास्ट डे पे हम फोर्थ थे, थर्ड आए, न्यूकासल को ओवरटेक कर लिया. इट वाज अ टोटल रेस. आई प्रेफर सेकंड और थर्ड फर्स्ट नहीं. सिटी के साथ अभी हम कम्पीट नहीं कर सकते ओके क्योंकि ओके टेन हाग को एटलीस्ट एक साल और चाहिए अपनी टीम को, सिस्टम को पूरा ऑयल करने का, इंजन को ना उस तरह रखने का कि वो फिर ऑपरेट करे. मेक सेंस. सेकंड या थर्ड, बट कंफर्टेबली सेकंड और थर्ड, नॉट इन अ रेस. ओके उसके अलावा आई एक्सपेक्ट अस टू गो डीप इन चैंपियंस लीग, एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स, और भी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद एलिमिनेट हो जाए. कप कंपटीशन इस तरह की वन टीम हैज़ टू गो आउट. ओके क्वार्टर फाइनल्स तक अ गुड रन, बट क्वार्टर फाइनल्स में कंपेटिटिवली जो है प्रॉपर मीट करके अगर बाहर भी हो जाते हैं, आई डोंट माइंड. हाँ, आई वुड गो फॉर कप डबल, FA कप एंड कैराबाओ कप. ओके. इस सीजन अचीव कर डोमेस्टिक सकते कप थे, डबल आप कह इस हम रहे कर हैं? सकते थे अचीव, बट थोड़ा बहुत मेंटालिटी स्क्वाड की सामने आई कि FA कप में वो इतने विलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये स्ट्रॉन्ग विल्ड कि एक दफ़ा कंसीड किया, एक दफ़ा उन्होंने कम बैक कर लिया, बट दूसरी बार नहीं कर पाए. हालांकि टैलेंट है उनमें भी, एंड वी हैड वेरी क्लोज कॉल्स, लेकिन वो लर्निंग प्रोसीजर है उनके लिए. तो अच्छी चीज़ है. आई एक्सपेक्ट कप डबल, अ गुड रन इन द चैंपियंस लीग और सेकंड और थर्ड इन द प्रीमियर लीग. ऑलराइट. कांग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट ईयर प्रीमियर लीग हमारी है इंशाल्लाह. नेक्स्ट ईयर अभी इस सीजन की बात कर रहे हो? इस सीजन. ओके, सो यू गोइंग फॉर द टॉप On a स्पॉट? serious note, I was just getting on a serious note. I think कि हम लोग सेकंड या थर्ड फिनिश करेंगे. फोर्थ मुझे नहीं लगता. मुझे पूरी फीलिंग है कि जिस तरह की हम लोग स्क्वाड बिल्डअप कर रहे हैं, हाई मोरल है हमारा काफ़ी लास्ट सीजन से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि टेन हाग जो अपना सिस्टम लेके आया था वो पूरे क्लब के लिए बिल्कुल नया था. अब प्री सीजन में भी हम लोग देख रहे हैं ना, एनर्जी काफ़ी अप है एंड दे आर लिंकिंग अप टुगेदर. दे नो हाउ टू प्ले, सिस्टम के साथ फेमिलियर हो गए. ओके तो आई थिंक कि प्रीमियर लीग में इजीली सेकंड या थर्ड स्पॉट हमारा आ रहा है. ओके ओके. In the Champions League, as a fan and a biased fan, I think inshallah miracles do happen. I think Ten Hag can do it. जैसे Thomas Tuchel came in, magically won the same Champions point League. के नॉकआउट कंपटीशन है. It's all luck. Exactly. नहीं, बट व्हाट आर योर रियलिस्टिक Okay, एक्सपेक्टेशंस? realistically, I think we इवन can- मी एज अ चेल्सी फैन, मैंने ये ऑब्वियसली नहीं सोचा था कि 2021 में हम लोग जीतेंगे. टू स्टार्ट ऑफ विद एज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू थिंक? Realistically, I think at least we can reach the semi-finals. I think ओके we can. ओके. और कप्स Apart from that, I think Carabao Cup को हम लोग डिफेंड करेंगे इस सीजन, and we should try our best to do it, क्योंकि at least एक होता है कि Silverware वो है. exactly. it is. Doesn't matter if you call it small trophy या जो भी है. हाँ, it मेरे is पास उसका silverware. बोलें जो भी बोलें, एट जो द एंड ऑफ द है डे silverware. it adds up It's to your not a trophy community cup. shield. Exactly. It's not a community shield के one off trophy. It's a total tournament. हाँ, it is. Exactly. हाँ. Apart from that, I think I agree with my brother कि हम लोग FA Cup में भी अगर हम लोग जीत जाएं, it would be pretty good. लेकिन I think उसके chances थोड़े कम है. I feel like कि in domestic cups में Chelsea काफ़ी ज़्यादा बड़ा factor play करने वाली है, considering कि उनके पास बाकी competitions Alright, नहीं है. alright, makes sense. तो I Yeah, think we can at exactly. least reach the final of the Chelsea FA will be Cup. dangerous. तो यूनाइटेड से बाहर आके हम लोग एम्बापे की बात करते हैं. इट्स अ बिग न्यूज़ के ही इज़ ऑन सेल नाउ, ही इज़ ऑफिशियली ऑन सेल. पेरिस सैन जर्मेन ने कल अनाउंस किया. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? बिल्कुल काफ़ी बड़ी खबर है कि निंजा टर्टल का सेल पे जाना. ये काफ़ी ही ग्राउंड ब्रेकिंग खबर है, स्पेशली फुटबॉलिंग वर्ल्ड में. रियल मैड्रिड फैंस की तो काफ़ी आग दिल की निकल रही है, क्योंकि काफ़ी ये सागा चलती रही है 2-3 सालों से. ये मैड्रिड और एम्बापे का चलता रहा है कि अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा.
तो आई थिंक कि जो सबसे रिसेंट इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पीएसजी के साथ, अपना मोस्ट एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर एम्बापे का माइंड वाज मेड अप, वो रियल मैड्रिड जाना चाहता था, हिज माइंड वाज मेड अप, पेरेस से भी बातचीत हो चुकी थी, इट वाज डन। लेकिन एट द एंड फाइनल मोमेंट में क्या बात, आई गेस किसी हद तक इमोशनल भी हुए होंगे सेंटिमेंट्स की वजह से, यू नो फ्रांस में रहना वगैरह एवरीथिंग, और फिर जब प्रेसिडेंट आया आपके पास, फिर मोस्ट एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट आया, ये फैक्टर्स की वजह से उसका दैट डेविल टुक ओवर हिज माइंड, ऐसी बात हो गई ना कि मतलब उस वक्त उसने फिर अपने ड्रीम को रिजेक्ट कर दिया, जो रियल मैड्रिड उसका ड्रीम था, और वो पीएसजी के साथ रह गया। तो आई थिंक अब वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है, बिकॉज ही हैज सीन इट कि पीएसजी के साथ फ्यूचर नहीं है जो वो चाहता है अचीव करना। ओके तो उसने भी बड़े काफ़ी अच्छे तरीके से मीडिया को हैंडल किया है। उसने पहले कहा है आई वांट टू कंटिन्यू माय करियर विद दिस क्लब, मीनवाइल वो रिन्यू नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट, और पीएसजी वाज ऑब्वियसली एनरेज्ड, क्योंकि इतना बड़ा एसेट है आपके पास, आप उसको फ्री में कैसे जाने दे सकते हो यार। लेकिन इस चीज़ पे पीएसजी ने अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है ना, कि वही बात है कि नो प्लेयर इज बिगर द क्लब, और एक प्लेयर को इतनी अथॉरिटी देना ओवर ट्रांसफर्स एज वेल। हाँ से दैट लाउडर यार, Say that louder, मतलब आपका प्लेयर जितना भी बड़ा हो यार, हमारा रोनाल्डो था, अभी लेट हिम गो, जो भी था सारा सिनेरियो, एक प्लेयर मूव्स ऑन, क्लब नेवर डाइज। आप एक प्लेयर के पीछे अपना पूरा क्लब का स्ट्रक्चर बर्बाद कर रहे हो, जो कि आपका फ्यूचर, आपकी हायरार्की, सारा सिस्टम तोड़ देगा। तो वो फायदा क्या हुआ? सबसे पहली बात तो एक साल उसने अन्ना पैसा कमा भी लिया, क्लब का स्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया, और उसके जब एम्बिशंस ही नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहता पेरिस, तो वो अब निकलना चाह रहा है। लेकिन अब इशू ये है कि जिस पॉइंट पे ये बात हुई है आके कि वो लीव करना चाह रहा है, जब इससे ऑफिशियल हुआ है, ट्रांसफर विंडो की शुरुआत में होती तो पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरे सारे क्लब अपनी स्ट्रेटजी को उस चीज़ पे बेस करते हैं। ट्रू। अब बीच में हो रही है, मसला ये है कि जो उसके पोटेंशियल शूटर्स हैं, रियल मैड्रिड, दे हैव ऑलरेडी स्पेंट अपवर्ड्स ऑफ 100 मिलियन ऑन बेलिंगम। उसके अलावा एक डार्क हॉर्स जो मुझे लगता है चेल्सी कैन अफोर्ड एम्बापे, ऑब्वियसली चैंपियंस लीग ना होना दे है। कैन अफोर्ड, हाँ, लेकिन वही बात है, आपने कहा कि चैंपियंस लीग ना होना इज द बिगेस्ट नेगेटिव अराउंड दिस रूमर। लेकिन मेरे ख्याल से एम्बापे हैज़ ऑलरेडी प्रूवन के, और बेसिक ह्यूमन नेचर है कि अगर वो पैसे के पीछे अपने एम्बिशंस बेच सकता है, पहले भी उसने रियल मैड्रिड कमिटमेंट करके अगर पैसे के पीछे छोड़ दिया, तो आई डोंट थिंक एक सीजन उसको इतना कोई अफेक्ट करेगा, क्योंकि बोएलियो को हम देख चुके हैं, वो अन्य पैसे फेंक रहे हैं प्लेयर्स पे। अगर कतर सक्सेसफुल हो जाती है यूनाइटेड के टेक ओवर में, तो यूनाइटेड इज आल्सो इन द रेस, आई थिंक। फिर इसमें भी खैर मैं स्केप्टिकल हूं थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली एम्बापे इज लाइक सुपरस्टार प्लेयर, एंड वी हैव नॉट हैड गुड एक्सपीरियंसेस रिसेंटली विद सुपरस्टार्स, उनके अपने ईगोज, अपने टेंट्रम्स। ये बस समझ नहीं आ रही इस टाइम बिल्कुल भी कि कहाँ जाएगा। आई थिंक बायर्न इज समथिंग वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग, बायर्न नीड अ स्ट्राइकर एंड एम्बापे इज ऑन द मार्केट, बट आई थिंक के जो पॉइंट आ गया है ना, हालैंड ने जिस तरह सिटी में आके परफॉर्म कर दिया है, अब जो हमेशा हम करते हैं कि नेक्स्ट रोनाल्डो मेसी डिबेट जो है वो हालैंड एम्बापे है। यस, एम्बापे को प्रीमियर लीग में आके उन लोगों को प्रूव करना पड़ेगा टू इवन गिव द डिबेट अ चांस, और एल्स इट इज ओके, ऑल इन Great point. What Great point. better way मैनचेस्टर डर्बी में हो, मतलब what better way to settle that rivalry, honestly. अनबायस्ड ओपिनियन तो बिल्कुल बात है कि वो इधर आ जाए कंपटीशन, क्योंकि गार्डियोला इज रेनिंग सुप्रीम, Yes. टेन हाग इज गेटिंग अप देयर टू बैटल हिम, और एम्बापे अगर उसका ड्राइविंग फोर्स प्रोजेक्ट की बन जाए तो वो प्रॉपर आपके कंपटीशन हो सकता है। ओके, सो वेयर डू यू थिंक एम्बापे एंड्स अप इन दिस सीजन? यूनाइटेड ओके, अफनान? Think Real Madrid won't have funds. I also think that Manchester नहीं, they United. can always have funds, वो चोमेनी को सेल करना चाहते हैं, ये हाँ, If ये they आई can. वुड से मोर It is a लाइकली possibility. हाँ. more likely is Real Madrid. हाँ, because more likely. they were talking about Kamavinga और चोमेनी, but I don't think Kamavinga वो सेल Kamavinga करेंगे। हाँ, Kamavinga Kamavinga बहुत versatile भी है। Exactly, Exactly. किसी और पोजीशन लेकिन में खैर खेल हम सकता है। बजट की बात करें, लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स मैड्रिड वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, Exactly, हाँ। पेरिस जो है थोड़ी 2-3 कॉलें घुमा के एफएससी को भी उतरवा सकते हैं। तो अगर वो करना चाहे तो 100 मिलियन, क्योंकि जो भी आ रही है बस 100 मिलियन यूरोस, इट्स अ बार्गेन फॉर एम्बापे। It is नॉर्मली आप करोगे 100%, तो 200 No मिलियन doubt. से कम का नहीं मिलेगा। 100%। 100%. तो अफनान किधर आप देख रहे हैं एम्बापे को? Okay, so I think first choice, I think Real Madrid ही होगा. If Okay. not Madrid, सेकंड देन then यूनाइटेड। United. ओके, ठीक है। बैलन डॉर डिबेट पे बात करते हैं, व्हाट इज योर टेक? मेरे दिमाग में मेरा ओपिनियन तो है कि इट्स आउटराइट दैट हालैंड शुड बी द विनर। जो लोग मेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, और बात मसला सिर्फ ये है क्योंकि बैलन डॉर का कभी कोई सेट क्राइटेरिया रहा नहीं। ठीक है, एट टाइम्स रिबरी वाली एग्जांपल ले लें, श्नाइडर वाली एग्जांपल ले लें, क्राइटेरिया कभी समझ नहीं आया लोगों को कि यार इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा है या टीम अकॉम्प्लिशमेंट्स पे हो रहा है। क्योंकि अगर ट्रेबल के तौर पे देख रहे हैं, जो मेरा हालैंड के लिए आर्गूमेंट मेरी यही है कि वो ट्रेबल जीता है, रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, रिबरी वन द ट्रेबल, लेकिन बैलन डॉर जो है रोनाल्डो ले गया था। तो वो जो है, ये फ़र्क जो है ना कभी समझ नहीं आएगा हमें। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से हालैंड की अचीवमेंट एट 22 ईयर्स ऑफ एज, नई लीग, प्रीमियर लीग, द हाँ, टफेस्ट लीग debut इन द season, वर्ल्ड, डेब्यू सीजन,
रिकॉर्ड ब्रेकर, प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 50+ गोल्स, उसके अलावा जो है ट्रेबल, इट्स टू मेनी अचीवमेंट्स टू इग्नोर। आई थिंक मेसी बिल्कुल वर्ल्ड कप में बिल्कुल उसने किया है। मेसी की इंडिविजुअल एफर्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी इस तरह, और वर्ल्ड कप के अलावा भी आप देख लें, वर्ल्ड कप इज अ सिंगल टूर्नामेंट। पेरिस के लिए उसकी लीग वन में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट है जो उसका अपना स्टैंडर्ड है। I would say Haaland has outperformed Messi in this regard. Messi is obviously a more complete player, the best player of the generation, but Haaland outdid himself, and I All think right. Haaland deserves it. All right. According to my opinion, I think while I must agree कि हॉलैंड की achievement were tremendous, like honestly, debut season में इतना कुछ achieve करना, इतने records तोड़ना, it is not an easy job. That is what Holland was brought for, and it is huge कि जब आप इतनी expectations रखो and then you fulfill them. As we know, Bundesliga में काफी मुश्किल होता है ना Premier League में आगे succeed करना. He not only succeeded those He overdid expectations, he overdid himself exactly. उसने गेम ब्रेक कर दिया. हाँ Generally ये great सही है। बात है. हम डर रहे थे कि De Bruyne उसने और Haaland का क्या उसने बनेगा। पेप गार्डियोला को सेकंड बॉल पे ले आया आउट ऑफ हिज प्लेइंग स्टाइल, तो इससे बड़ी तो है. Exactly. लोग सिर्फ बात कर रहे थे De Bruyne Haaland, De Bruyne, उन्होंने सच करके दिखाई वो चीज़ को भाई True. कि एक एक असिस्ट जिस तरह उसने दिया और Haaland जिस तरह मतलब वो react किया। terrifying होता है ना Terrifying, opponents के बिल्कुल लिए तो. terrifying। लेकिन while I must agree to this, I think कि Ballon d'Or एक बहुत ही as my brother said कि different मतलब controversial चीज़ है. काफ़ी दफ़ा इसका criteria change हो जाता है. Like even we do not know set criteria क्या है. Seeing that Holland won the treble, लेकिन मेसी won the greatest ever accomplishment in football. I think overall अगर आप एक प्लेयर के फुटबॉल करियर की बात करो ना, आई थिंक वर्ल्ड कप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो बंदा ले सकता है. एंड फॉर अ प्लेयर लाइक मेसी जिसने सब कुछ अचीव कर लिया था, जस्ट वन मिसिंग पीस इन हिज पजल ना, वर्ल्ड कप उसके पास आ जाना, आई थिंक दैट वाज इट फॉर हिम. लाइक फुटबॉल इधर मैक्सिमम कंप्लीट कर चुका हुआ है. एंड फॉर दिस रीजन हम लोगों ने मॉड्रिच का भी देखा हुआ है, जस्ट फॉर टेकिंग हिज टीम इनटू द फाइनल्स क्रोएशिया को. नहीं, it's not just for हाँ, that, he लेकिन won the other it Champions definitely League as adds well. to it, yes. लेकिन obviously we had Ronaldo as well in that debate, लेकिन मॉड्रिच लेके गया. तो आई थिंक के इस दफ़ा मेसी के फेवर में odds आ जाएंगे, because we all know कि इस तरह होता भी है. और टू ऐड टू दिस थोड़ा सा ना, मेरे ख्याल से हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जैसे हमारा अपने ओपिनियंस हैं तो जर्नलिस्ट ही वोट कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल. और जैसे हमारे अपने रोनाल्डो मेसी के ओपिनियंस हैं That उनके is भी true. अपने होंगे। That is true. Exactly. जो एक इमोशनल फैक्टर प्ले करता है ना कि मेसी कंप्लीटेड फुटबॉल, मैं रोनाल्डो फैन हूँ और मैं रोनाल्डो को ग्रेटेस्ट प्लेयर मानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, वो मेरा ओपिनियन है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो मेसी हैज़ सेटल्ड द गोट डिबेट, No doubt. मेसी हैज़ वन एवरीथिंग देयर इज। तो जर्नलिस्ट के दिमाग में भी ये बायस ज़रूर होगी कि ऑल्दो हालैंड के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेसी ने एक फुटबॉल कंप्लीट कर लिया, उसकी एक स्टोरी आ रही है पूरी, एंड टू कैप इट ऑफ विद द बैलन डोर, द लास्ट वन प्रोबब्ली बिकॉज़ ही इज नॉट इंटर मियामी, would be a great ending. But I think in my opinion Haaland deserves it more. अच्छा, आई थिंक अगर आप इसको पर्सनल स्टोरी, इमोशनल स्टोरी की तरफ लेके जाए ना, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज़ नो कंपटीशन, बिल्कुल ठीक है. लेकिन लेट्स स्टे इन रियलिटी कि ये एक बैलन डोर की बात हो रही है, इस सीज़न की बात हो रही है. हम ऐसे प्लेयर्स को उनके पिछले सीजन्स नहीं देख रहे कि मेसी ने पिछले सीजन में क्या करता है, गोट है या नहीं है. इट्स अबाउट दिस डिबेट कि जी इस सीज़न सबसे अच्छा प्लेयर कौन रहा है. I think the deciding factor is if Haaland somehow played in the World Cup. Obviously, Norway is not gifted with the best nationality. So, if he was playing in the World Cup and he somehow managed to play in the quarterfinals with Norway, and at the same time Messi did what he did at the World Cup, then I think Haaland would have leveraged it to the point कि वो Ballon d'Or जीत जाता. The thing is कि Messi, first of all, he won the World Cup, then he won the Golden Ball, ठीक है, and with his goal contributions and big goals, man of the match in the semi-final, in the quarter-final and in the final, I think they will edge it. At the end of the day, as you mentioned, कि journalists vote करते हैं, हर nation की एक वोट जाता है, जर्नलिस्ट का वोट जाता है. At the end of the day, it is a PR trophy, and I do think it will favor Messi. एंड पर्सनली मेरा भी ये ओपिनियन है कि ही शुड विन इट, जस्ट बिकॉज के वर्ल्ड कप में जिस तरह से जो भी परफॉर्मेंसेस थी, एंड द फैक्ट कि हालैंड ने जो चैंपियंस लीग के फाइनल में, सेमीफाइनल में, FA कप के सेमीफाइनल में Exactly. वो क्लच परफॉर्मेंसेस वर नेवर देयर. क्लच परफॉर्मेंस में मेसी के आगे तो कोई नहीं है इस सीजन. या तो अच्छा, एक और बड़ी एक सेंसेशनल वाइब है आजकल रिगार्डिंग फुटबॉल इज द अपराइजिंग ऑफ द सऊदी लीग. What are your thoughts? Is it क्योंकि personally I think it might differ to contrary belief, to popular belief, sorry, but I think it's great for the game. Obviously अब money is a part of football, ठीक है, you have to accept it,
it's 10 years down the lane. अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मनी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ फुटबॉल. चाइना ने भी कोशिश की थी, दे weren't as resilient with their signings, लेकिन अब सऊदी have proved कि यार नहीं वो जा रहे हैं. Even their lower divisions they are trying to buy younger players. क्या ख्यालात हैं इस बारे में? सबसे पहली तो चीज़ मेरे ना बड़े डिफरिंग, मेरे अपने ओपिनियन में डिफरिंग है इस चीज़ पे कि सबसे पहली चीज़ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि मिडल ईस्टर्न जो साइड है फुटबॉल की वो सामने आ रही है. पर सामने है कि कतर के ऊपर कितने एलिगेशंस प्लेस किए थे जो कि सच भी थे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सब कुछ, लेकिन ये चीज़ आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इनका स्टेडियम्स, उनकी एटमोसफेयर, उन्होंने जिस तरह मैनेज किया वर्ल्ड कप, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स एवर. द फाइनल वाज द बेस्ट एवर. तो कतर एंड सऊदीया आर कमिंग ऑन टू द सीन. लेकिन मैं भी थोड़ा सा होता हूँ कि पैसा बहुत ऑफर कर रही है सऊदीया, लेकिन स्पोर्ट्स वॉशिंग जो मसला आता है ना, लोग कहते हैं कि बाइंग फुटबॉल, मनी इज़ पार्ट ऑफ फुटबॉल, बट इट्स टोटली बाइंग फुटबॉल, क्योंकि वो उनको वो फैसिलिटीज़ ऑफर भी तो ना हो रही. प्रीमियर लीग पे लोग कहते हैं कि जब प्रीमियर लीग ये चीज़ करती थी तो लोग आँख नहीं उठाते थे. प्रीमियर लीग अगर ज़्यादा वेजेस ऑफर करती है, कुछ करती है, तो प्रीमियर लीग एक सामने एक आपको एक एक्सपोजर दे रही है. इट्स द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड. It आपको is. कंपेटिटिवनेस दे रही है, आपको डेवलपमेंट दे रही है, आपको वो लेवल ऑफ व्यूअरशिप दे रही है. It is. सऊदी लीग इस टाइम सिर्फ पैसा दे रही है. मतलब मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है फॉर प्लेयर्स एट द एंड ऑफ द करियर्स लाइक रोनाल्डो, लाइक मेसी भी चला जाता तो कोई ऐसा मसला नहीं था. सुआरेज, अपना बुस्केट्स जो इंटर मियामी गए वहाँ भी चले जाते, इशू नहीं था, जो अपने एंड ऑफ द करियर में है. Okay. लेकिन यंग प्लेयर्स लाइक रूबन नेवेस हो गया, पोर्चुगीज जो हमारा प्लेयर है स्पोर्टिंग का, जोटा, उसके अलावा फर्मिनो के अलावा मारेज, आपके एलेक्स सेंट मैक्सिमम की बात हो रही है, ये अपने कैरियर्स तबाह कर रहे हैं पैसे के पीछे. उनकी गलती नहीं है, हम ह्यूमन नेचर है. आपको कहीं से इतने पैसे ऑफर होंगे कि भैया आपको हो कि मैं 10 साल अपने काम करूँ, मैं नहीं कमाऊंगा, मैं 2 साल काम करूँ, मुझे इतना मिलेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग भी यही चूज़ करेंगे. लेकिन फुटबॉलिंग साइड से देखा जाए तो एलन सेंट मैक्सिमम न्यूकासल का फेस ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है. वो बंदा इतना मज़े का प्लेयर है कि भाई उसको देख के ऑपोजिशन फैंस को मज़ा आता है. कैरेबो का फाइनल में वो मेरे राइट बैक के साथ, डैलो के साथ उसने क्या क्या नहीं कर छोड़ा, लेकिन हमने कहा भाई क्या प्लेयर है. उसकी एक स्टाइल ऑफ प्ले तो अप्रिशिएट करता है बंदा. वो सऊदी जाके ना उधर व्यूअरशिप है उतनी, ना कुछ है, वो लेवल ऑफ फुटबॉल है ही नहीं. 3 टीम्स हैं, अल अहली, अल नसर, अल रियाद. इस तरह करके आप कितनी भी टीम्स बना लो, जब एक ही 2-3 टीम्स के बाद सब कुछ है, इट विल अगेन बिकम अ 2 और 3 हॉर्स रेस. Okay. तो प्लेयर्स अपने डेवलपमेंट खराब कर रहे हैं. अगर यंग प्लेयर्स को प्रेफर करें, ओल्ड प्लेयर्स समझ आते हैं द टॉयलेट ऑफ देयर करियर्स, यंग प्लेयर्स का जाना अपने आप के लिए वो बुरा कर रहे हैं मेरे ख्याल से. Okay. Okay. एक्चुअली मेरी तरफ से एज अ पर्सन जो सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, आई गॉट टू सी कि सऊदी अरेबिया में फुटबॉल का कैसा सीन है, कितने पैशनेट है वहाँ के फैंस. क्योंकि ये बात एक्चुअल ट्रू है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में जाओ ना, इट्स लाइक आपको लगता है आप पूरी एक फुटबॉलिंग वर्ल्ड में आ गए हो. सही उनके अंदर जोश होता है इस गेम को लेके. सो सीइंग द फैक्ट कि रोनाल्डो उधर गया, इवन दो वी ऑल नो अब ओल्ड एज है, लेकिन इट विल स्टिल बी वेरी फन ना. यू कैन ऑल सी कि सऊदी अरेबिया में कितना क्राउड टर्न्ड अप टू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्ले, कितनी हाइप थी. एंड नाउ सीइंग ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, माने की रूमर्स चल रही हैं, रूबन नेवेस, कूलीबाले, मेंडी, फिर उसके बाद मिलिंकोविच, सेविच, फिर big names in football, मतलब big big names of names. European football. At least we, the majority of the football fans know these names, हम सबको पता है. So seeing all of them play together in this league, there is no doubt. I think आगे के at least I guess 10 years का आप टाइम ले लो, सऊदी अरेबिया टॉप 5 लीग्स में आ सकती है, विदाउट अ डाउट आ सकती है. Okay. तो हम एक फन क्वेश्चन करते हैं. जो भी गेस्ट आते हैं उनके साथ ये करते हैं. एक प्लेयर को आपने प्ले करना है, एक को बेंच करना है और एक को सेल करना है. तो सिंस यू यूनाइटेड फैंस, तो मैं यूनाइटेड प्लेयर्स पे ही रहूँगा और ज़्यादा पीछे नहीं जाते. तो रॉबिन वैन पर्सी, डिमिटर बर्बाटोव, मार्कस राशफोर्ड. ठीक है, प्ले बर्बाटोव, ओके. बेंच वैन पर्सी, और मतलब करंट फैंस को अपॉलॉजी है इसके लिए, सॉरी, बट सेल रैशफोर्ड, क्योंकि इनसे कंपैरिजन नहीं है उस बंदे का अनफॉर्चुनेटली. तो व्हाई प्ले what you did, why bench what you did and why sell, ये बताइए please. Berbatov was just too special, killer था वो in front of the goal. Okay. And while I do believe Van Persie भी था, लेकिन I somehow found Berbatov more special. वो मेरी personal biasness आ जाती है. मैं इसमें थोड़ी चेंज ये करूँगा कि आई वुड प्ले बर्बाटोव. यहाँ पे थोड़ी मैं चेंज इस सेंस में करूँगा कि जब हम यूनाइटेड की बात कर रहे हैं तो आई वुड सेल वैन पर्सी, बेंच रैशफोर्ड. Okay. वैन पर्सी हमारे लिए बहुत क्रूशल रहा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम लोग लॉजिकली देखें ये वो वन सीजन वंडर. Okay. 2012-13 में उसने मैं हेल्प की, प्रीमियर लीग जितवाई, बट आफ्टर दैट इतना वो नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे पास आया था वो होने वन सीजन वंडर था. रैशफोर्ड ऑन द अदर हैंड, लेकिन आपने इसमें आप वो ना देखें, हिस्ट्री ना देखें, एट देयर पीक व्हाट वुड यू At प्ले their बेंच peak,
सेम ओके I feel कि रैशफोर्ड ने अभी अपनी पीक हिट नहीं की and when he hits it इंशाल्लाह he is going to overtake many legends of the Hopefully. game. आप लोगों की बात से बर्बाटोव को प्ले करने से मैं इतफाक करता हूँ. आई थिंक देयर इज़ अ स्पेशल ब्रीड ऑफ प्लेयर्स जिनकी वजह से लोग फुटबॉल देखना स्टार्ट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो एक स्पर्स प्लेयर था, उस चीज़ को अगर आप डिलीट कर दें तो इफ़ बर्बाटोव इज़ प्लेइंग आई एम वॉचिंग. बिल्कुल elite player, he played in his own time zone. ठीक है, you press him, good luck. सिंपल सी बात है, आप उसको प्रेस ना इसका करो. लिवरपूल वाला गोल याद है जब वो हाफ लाइन से उसने बॉल पकड़ी बैक हिल टू एवरा बैक टू हिम, उसने वहां से नानी को वापस राइट विंग पे की, फिर बीच में गया, फिर एक पे कंट्रोल करके फिर उसने बाइसिकल की वो डाउन एट लेफ्ट बैक वो मूव स्टार्ट किया लेफ्ट and he बैक finished फिनिश्ड it. इट That was special. And even that Berba spin जो बस उसकी पे skill जस्ट है. टाइम के खिलाफ रोनाल्डो के Exactly. असिस्ट. Exactly. So thank you so much for joining this podcast. You're welcome. बहुत Thank you for मज़ा having आया. us. It was genuinely a very fun time. Thank you, and I wish कि आप लोग दोबारा किसी in the future in this podcast दोबारा आए. Thank you so much. थैंक यू सो मच. बड़ा मजा आया आपके साथ बैठ के. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर प्रीमियर लीग की विन के बाद इनके मिलते बाद हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं.